Hey everyone, I'm Mehak and I'm really excited to be back with a follow-up video in the compartmental model series that I started years ago. I can't believe how many of you have reached out asking for the completion of the playlist. Life has got pretty hectic and it's been quite a mathematical journey since then. So while I'm not in active touch with those topics anymore, here I go deciding to revisit the compartmental models once again in hopes to share whatever I can and put a sort of closure on it. So since the medium of communication in those videos was Hindi, so we are going to continue with that Hindi only. ओके सो इस वीडियो में एक बार कंपार्टमेंटल मॉडल को दोबारा से विज़िट करेंगे और जो भी मैं बताना चाहती हूँ वो बता दूँगी, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं और ऐसे मुझे खुद से बुरा लगता है इग्नोर करना। तो फिर सबसे पहली बात तो मुझे ये नहीं समझ में आ रही कि तुम लोग आगे की वीडियोस मांग क्यों रहे हो, क्योंकि जब मैंने खुद से सर्च किया तो मैंने देखा कि मोस्ट ऑफ द कंपार्टमेंटल मॉडल्स के वीडियोस यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। तो जैसे कि लास्ट मैंने पढ़ाया था लीक पोल्यूशन मॉडल, एंड उससे पहले शायद एक सॉल्ट एंड वाटर का एग्जांपल लिया था, तो उस फिर लेक पोल्यूशन मॉडल, एंड फिर इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है ड्रग एसिमिलेशन इनटू द ब्लड, एंड देन हमारा आता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड डीके, and then limited growth model, and then हमारा आता है limited growth with harvesting, लिमिटेड ग्रोथ विद हार्वेस्टिंग। तो पहले ये सारे मॉडल्स होते हैं, फिर इसके बाद इन पर वेस्ट प्रॉब्लम्स होते हैं। तो अगर इनमें से कोई भी मॉडल अगर तुम यूट्यूब पे जाके नाम से सर्च करोगे तो सब अवेलेबल है। मतलब अगर ड्रग एसिमिलेशन इनटू द ब्लड, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, डिके, एंड ऑल ऑफ दीज मॉडल्स आर अवेलेबल ऑन यूट्यूब। तो इनको दोबारा से पढ़ाना उसका कोई पॉइंट नहीं दिखता मुझे। तो फिर मैंने क्या सोचा कि ऐसा कर सकते हैं कि अगर मतलब मैं एक्सरसाइज की कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करूँगी जो इन मॉडल्स पे बेस्ड होंगे, तो उनको अगर देखोगे तो उससे ज़्यादा हेल्प होगी इंस्टेड ऑफ टीचिंग कि मैं दोबारा से वही पढ़ा दूँ जो ऑलरेडी यूट्यूब पर अवेलेबल है। तो ये कर सकते हैं कि मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगी और वो इन्हीं मॉडल्स पे बेस्ड होंगे। तो मतलब एक बार अगर तुम पहले देखना चाहते हो वीडियोस इन पे बेस्ड, तो फिर देख सकते हो किसी भी चैनल पे, और फिर उसके बाद वापस आके देख सकते हो प्रॉब्लम्स। तो ऐसा करेंगे कि एक प्रॉब्लम मैं तुम्हारी स्क्रीन पे दिखाऊंगी, फिर उसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे एंड सो ऑन। सो ये सारे प्रॉब्लम्स मोस्टली एक बुक से हैं जिसका नाम मैं बता रही हूँ तुम्हें। बुक के प्रॉब्लम्स हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें क्या बोल रहे हैं? द अर्थ्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर P is often modeled by assuming that dP over dH is proportional to P, and suppose that the pressure at sea level is 10313 millibars, and then the pressure at an altitude of 20 km is 50 millibars. So we have to answer the following questions using the analytical techniques, and then you have to check by Maple or MATLAB. सो मैपल और मैटलैब वाला तो नहीं करेंगे, पर हाँ हम इन 3 पार्ट्स हैं, इनको आंसर करेंगे। सो क्या बोल रहे हैं कि अर्थ का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है P, वो मॉडल कैसे, उसका जो रेट ऑफ चेंज है dP over dH, वो किसके प्रोपोर्शनल है? वो P प्रेशर के प्रोपोर्शनल है। सो फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है? ए पार्ट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर P with respect to altitude H above the sea level is proportional
to P. Okay, is proportional to P. So लेकिन फर्स्ट पार्ट में कैसे बोला है कि यूज़ द एक्सपोनेंशियल डिके मॉडल, तो उन्होंने बोला है कि प्रोपोर्शनल तो था, मतलब ऐसे तो था डी पी ओवर डी एच इज़ प्रोपोर्शनल टू पी, बट इस वाले फर्स्ट पार्ट में उन्होंने एक्सप्लिसिटली बोल दिया है कि डीके मॉडल का यूज़ करो टू डिस्क्राइब द सिस्टम एंड देन सॉल्विंग द इक्वेशंस टू फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर पी इन टर्म्स ऑफ एच. सो हमें पी के लिए एक्सप्रेशन निकालना है एच के टर्म्स में, और हमें एक्सपोनेंशियल डीके मॉडल का यूज़ करना है. तो इस वाले में हमें यही यूज़ करना है, डी पी ओवर डी एच इज़ इक्वल्स टू माइनस के पी. तो हमें इसको सॉल्व करना है. ये तो एक बहुत ही सिंपल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है और पी का एक्सप्रेशन निकालना है एच के टर्म्स में. तो सॉल्व कर लेंगे फटाफट. ये पहला क्वेश्चन बहुत ईजी है. इसमें क्या करेंगे, और हमें इसके अलावा क्या डेटा दिया वो भी लिख लेते हैं. P0 प्रेशर एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 0 वॉज गिवन. Pressure at the sea level was 1013 millibars. So P0 is equals to 1013 millibars, and P at pressure and at altitude of 20 was 50 millibars. So this is given to us. All of this data is given to us. Now we have to solve this system of this differential equation with these initial problems. This is basically a boundary value problem. So by solving this equation we can easily solve it. dp over p which is equals to k dh, integrating both sides. you are gonna get, यहीं पर लगा देते हैं, ये तो सबको समझ आ ही रहा होगा. तो इंटीग्रेशन करने पर क्या मिलेगा, dp over p is equals to minus k dh. ओके, फिर इसके बाद ये बाहर आ जाएगा माइनस के, एंड देन यहाँ से हमें मिलेगा एल एन मॉड पी माइनस के एच प्लस सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट, एंड देन पी इज इक्वल्स टू e to the power minus k h plus c, which can be written as e to the power minus k h e to the power c. P is equals to this, and since it is pressure, so we can ignore this modulus sign, so pressure cannot be negative, so we will ignore this modulus sign. Now we will use the initial conditions. So P0 is equals to 1013, and P0 is equals to e to the power c from here, and so we get e to the power c is equals to 1013. And so put in the value, we get ph is equals to e to the power minus kh 1013, and what we will now we will use another condition, that is p20 is equals to e to the power minus k times 20 1013, that is equals to 50 here, and then यहाँ पर हो जाएगा 1013 e to the power minus 20k. We have to find out k from here, so this will be 50 over 1013, which is equals to e to the power minus 20k, and then ln mod 50 over 1013 is equals to minus 20k, and so we got k is equals to minus 1 over 20 ln 50 over 1013. ओके, सो ये हमारा हो गया, क्या हो गया, ये हमारी है k की वैल्यू. उसके बाद हमें क्या करना है, ये सारी वैल्यूज़ उसमें डाल देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा, यहाँ इसको ऐसे लिख लेते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए, ln इज इक्वल्स ln 50 over 1013, एंड इस पूरे के इसको नेगेटिव रहने देते हैं, और इस पूरे के पावर में 1 over 20 चला जाएगा क्योंकि ये ln है, ठीक है ना. तो फिर ये हो गई k की वैल्यू, एंड हमारे पास k की वैल्यू आ गई, e टू द पावर c की वैल्यू आ गई. अब उसके बाद क्या करना है हमें, अब हमें दोनों वैल्यूज़ डाल देंगे, ph का एक्सप्रेशन मिल जाएगा. ph इज इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस k माइनस कैंसिल, सो ln 50 over 1013 whole to the power 1 over 20 h. This is all of this is in the power, okay, and then उसके बाद 1013 अलग से है. फिर उसके बाद यहाँ पर हमारा आ जाएगा pH is equals to 50 over 1013, and then we will have 1 because e and ln will cancel each other,
and this, and then 1013. So so this would be the आंसर. बुक में कभी कभी ऐसे भी आंसर दिया हो सकता है कि e टू द पावर ये सारा अगर वो कैलकुलेट कर देते हैं, सो ये हो जाएगा माइनस 0.1504 एच 1013 ऐसे भी दे सकते हैं. तो ये दोनों सेम आंसर होंगे. ठीक है. अब उसके बाद सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, प्रेशर एट एन एप्टीट्यूड ऑफ 50 किलोमीटर्स. सेकंड पार्ट में पूछा है 50 किलोमीटर्स पे प्रेशर बताओ. सो ये सब तो ये भी बहुत इजी है. तो इसमें क्या है, बस P50 बताना है, वो आप कैलकुलेट कर सकते हो. एंड देन सी पार्ट में क्या है, एट व्हाट एप्टीट्यूड द प्रेशर इज़ 900 मिलीबार्स. सो मतलब इसमें क्या है कि 900 pH इज इक्वल्स टू 900 एंड देन यू हैव टू कैलकुलेट H फ्रॉम हियर. सो ये भी यहाँ से निकाल सकते हो ईजिली. सो ये वाला क्वेश्चन हो गया, ये बहुत ईजी था. अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. सेकंड क्वेश्चन ये है हमारा रूल ऑफ 72. सो इसमें बोल रहे हैं कि कंटिन्यूस कंपाउंडिंग फॉर इन्वेस्टेड मनी कैन बी डिस्क्राइब बाय अ सिंपल एक्सपोनेंशियल मॉडल दिस, and where MT denotes the amount of money at time t and R is the percent of interest compounding. So business managers commonly apply the rule of 72, which says that the number of years it takes to sum of the money invested in at R% interest to double can be approximated by 72 over R. So हमें show करना है कि this rule always overestimates the time required for the investment to be double. So मतलब ये जो रूल ऑफ 72 का यूज़ करते हैं ना, उसका वो हमेशा ओवर एस्टिमेट करता है द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर द मनी टू बी डबल. तो ये हमें शो करना है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि क्योंकि हमारा मॉडल जो है वो डिस्क्राइब कैसे हो रहा है, वो डिस्क्राइब हो रहा है इस वाले इक्वेशन से. सो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक्चुअल इसको सॉल्व करके डिफरेंशियल इक्वेशन को अमाउंट ऑफ मनी और टाइम को रिलेट करने वाला एक एक्चुअल रिलेशन फाइंड आउट करेंगे. फिर उसके बाद वहाँ से हम चेक करेंगे कि वो रूल ऑफ 72 के कंपैरिजन में क्या कहता है. तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हाँ, सो कंटिन्यूस compounding for invested money can be described by a simple exponential मॉडल जो कि उन्होंने हमें क्वेश्चन में दे रखा है. m-t इज इक्वल्स टू 0.01 RMT. दिस इज़ द मॉडल. तो अब क्या करेंगे, वेयर t इज़ अ टाइम एंड r इज़ अ परसेंट ऑफ इंटरेस्ट. ये तो हमें पता है, आप सॉल्व कर लेंगे इसको. सो dm/dt इज इक्वल्स टू 0.01 RMT. सो ये सब सॉल्व कर इधर उधर ले जाके जैसे भी इंटीग्रेशन करेंगे दोनों साइड सॉल्व करेंगे. फिर क्या आएगा वो मैं लिखती हूँ. ये सॉल्व तो आप खुद से भी कर सकते हो. तो यहाँ से मिलेगा हमें mt इज़ इक्वल्स टू e टू द पावर 0.01 RT e टू द पावर c. एंड देन एट द इनिशियल टाइम हम मान लेते कि m0, जब टाइम 0 था तब हमारा जो मनी है वो m0 है, मतलब जो हम इन्वेस्ट करेंगे ना मनी वो हमारा m0 है. देन फ्रॉम द इक्वेशन 1 वी गेट m0 इज इक्वल्स टू, मतलब हम इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे अब, तो वो हमें मिल जाएगी e टू द पावर c. सो m0 इज इक्वल्स टू e टू द पावर c. सो वी गॉट व्हाट डिड वी गॉट. सो हमें मिला क्या, हमें मिला mt इज इक्वल्स टू व्हाट, m0 e टू द पावर 0.01 RT. ओके, सो ये हमें मिल गया. अब इसके बाद हमें क्या करना है, लेट द नंबर ऑफ ईयर्स इट टेक्स फॉर द मनी टू बी डबल इज t, देन एट एनी टाइम t. तो देखो हमारा जो हमने इन्वेस्ट किया मनी को हमने m0 लिया, और उसके बाद हम क्या बोल रहे हैं कि हमें टाइम एस्टिमेट करना है जितने में हमारा इन्वेस्टेड मनी डबल हो जाए, मतलब. और वो हम कैसे करेंगे, इस एक्चुअल फार्मूला से. फिर हम उसको रूल ऑफ 72 से कंपेयर करेंगे. तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लेट द नंबर ऑफ ईयर्स takes the money to be doubled is t, then at any time t. हमने मान लिया कि
अब हम इसको टी डैश भी ले सकते हैं। तुम ये मान लो कि मनी को डबल होने में जितना टाइम लगता है वो टी डैश है। देन एट एनी टाइम टी डैश एम टी डैश इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एन नॉट, जो हमारा इनिशियल मनी था उससे डबल हो गया, ठीक है। तो फिर अब हम क्या करेंगे, इसको हम ऊपर वाले फार्मूला में पुट करेंगे, तो 2m नॉट इज इक्वल्स टू m नॉट ई टू द पावर 0.01 आर टी डैश। ओके, सो एम टी डैश पे है ना ये 2m नॉट, सो उसके बाद m नॉट से m नॉट कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिलेगा 2 इज इक्वल्स टू ई टू द पावर 0.01 आर टी डैश, फिर ln2 इज इक्वल्स टू ई टू द पावर 0.01 आर टी डैश, एंड फिर ln2 का वैल्यू कितना होता है 0.693 समथिंग 0.01 आर टी डैश। सो फ्रॉम हियर वी गॉट टी डैश इज इक्वल्स टू 69.3 ओवर आर। सो हमारा जो मनी को डबल होने में टाइम फॉर्मूला से आया वो कितना आया, टी डैश इज इक्वल्स टू दिस। अब हमें क्वेश्चन में बोला क्या था कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं, बिजनेस मैनेजर्स जो होते हैं, वो क्या करते हैं, रूल ऑफ 72 से उसको क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं, अप्रॉक्सीमेट करते हैं रूल ऑफ 72 से। तो वो उनके अकॉर्डिंग जो मनी को डबल होने में टाइम था वो कितना था 72 ओवर आर, और हमारा फार्मूला से क्या है 69.3 ओवर आर, इतने ईयर्स लगेंगे। तो फिर हमें यहाँ से साफ दिख रहा है कि ये जो रूल ऑफ 72 है वो ओवर एस्टिमेट करता है टाइम को, क्योंकि ये ज़्यादा है ये कम है। तो हमारा प्रूव हो गया। तो इसको लिख सकते हैं हम कि अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ टी गिवन इन द क्वेश्चन फॉर द मनी to be double by the rule of 72 is 72 over r, so the rule always overestimates the original value of t. ओके, सो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब उसके बाद देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। सो थर्ड क्वेश्चन है हमारा डेटिंग अ सी सेल। सो इसमें क्या करना है, इसमें बोला है कि इफ़ एन आर्कियोलॉजिस्ट uncovers a sea cell which contains 60% of 14C of a living cell, how do you estimate that cell and that's the site to be, मतलब how old do you estimate। तो मतलब एक आर्कियोलॉजिस्ट है जिसने कोई एक साइट डिस्कवर करी है जिसमें 60% जो है वो 14C है, मतलब 14C एक एलिमेंट मान सकते हो उस साइट पर है, ठीक है। तो फिर हमें हमें ये एस्टिमेट करना है कि वो साइट कितने साल पुरानी है, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने बोल रखा है कि आप जो 14C है उसका हाफ लाइफ ये अज्यूम कर सकते हो, और इसके आगे हमें सॉल्व करना है और हमें बताना है कि वो साइट कितने साल पुरानी हो सकती है, एस्टिमेट करना है इसको। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, हाफ लाइफ ऑफ 14C टू, हम इसको 2 से डिनोट कर सकते हैं, तो वो है हमारा 5568 गिवन टू अस ईयर्स। एंड हम ले लेते हैं लेट एन टी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ 14C एट एनी टाइम टी। सो एन टी क्या डिनोट कर रहा है कि किसी भी टाइम टी पर जो 14C के मतलब नंबर ऑफ 14C जो अवेलेबल है वो हम डिनोट कर रहे हैं एन टी से, ठीक है। देखो तुम्हें इस क्वेश्चन में 14C का जो है हाफ लाइफ दिया हुआ है, सो वहाँ से तुम समझ सकते हो कि दिस क्वेश्चन इज़ अबाउट द रेडियो एक्टिव डिके ऑफ 14C। सो रेडियो एक्टिव डिके के कंटेक्स में क्या होता है कि किसी द रेट ऑफ चेंज ऑफ द रेडियो एक्टिव आइसोटोप इज़ प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ आइसोटोप प्रेजेंट एट दैट गिवन टाइम। सो यहाँ पर क्या होगा कि रेट ऑफ चेंज in amount of 14C it will be proportional to NT, that is the number of 14C at any time t. So ये रेडियो एक्टिव डिके के केस में होता है, हमेशा कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है तो उसका रेट ऑफ चेंज एट एनी टाइम टी इज़ प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट प्रेजेंट एट दैट टाइम। सो फिर क्या होगा, यहाँ से हमें पता चला कि dN t over dt is proportional to n, and so since it is about radioactive decay, so dN over dt is equals to minus kn। सो नेगेटिव कुछ भी नेगेटिव कांस्टेंट ऐड करके हम प्रोपोर्शनलिटी को हटा सकते हैं, दिस इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कह सकते हैं इसको। तो इसमें क्या है कि नेगेटिव क्यों आएगा, क्योंकि ये रेडियोएक्टिव डिके के कंटेक्स में है। सो अब क्या है कि आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बस ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, इसको सॉल्व करेंगे फिर। सो dN
ओवर एन इज इक्वल्स टू माइनस के टी टी, एंड देन उसके बाद इंटीग्रेशन करने के बाद, सॉल्व करने के बाद आएगा एन टी इज इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस के टी ई टू द पावर सी। सो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं, एंड देन फिर उसके बाद देखते हैं क्या कर सकते हैं आगे। एंड देन हमारे लिए क्या बोला गया, हमें क्या दिया हुआ है, एट इनिशियल टाइम t0 द अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ 14c इज़ n नॉट। हम इसको अगर n नॉट कंसिडर कर ले कि मतलब जब टाइम 0 था तब उसका जो 14c के एलिमेंट्स थे वो n नॉट से अगर हम डिनोट करें, लेट एट n initial time t is equals to 0 the number of 14c is n naught, so n0 is equals to e to the power 0. Then from this equation number 1 we can get the value of one constant, so e to the power c that is equals to n, and n0 we have considered it to be n naught. So from here हमें क्या मिल जाएगा, e to the power c is equals to n naught, and then we put the value in the equation number 1. We get, if we put the value of e to the power c in the equation number 1, we get nt is equals to e to the power minus kt n naught. Okay, so this equation number 2. सो अब हमें एक कांस्टेंट तो पता चल गया, जो e टू द पावर c था उसका वैल्यू तो पता चल गया, पर हमें k का भी वैल्यू फाइंड आउट करना है। पर उसके लिए अब हमारे पास कोई और इनिशियल कंडीशन तो नहीं है, तो हम इसके लिए किसका यूज़ करेंगे, अब जो हमें हाफ लाइफ दिया हुआ है उसका यूज़ करना है। तो हाफ लाइफ में क्या है, देखो अगर एन टी जो है वो किसी टाइम टी पर नंबर ऑफ 14c एटम्स है, सो अगर हम उस किसी भी एट एनी टाइम टी पर अगर हम उसमें 2 टाइम ऐड कर देते हैं, टी प्लस 2, देन दिस विल बी द नंबर ऑफ एटम्स एट द हाफ लाइफ, क्योंकि कोई भी टाइम टी है, अब अगर हम उसमें 2 ऐड कर रहे हैं यानी कि हम हाफ लाइफ वाला टाइम ऐड कर रहे हैं, तो अब ये नंबर ऑफ एटम्स एट द हाफ लाइफ हो जाएगा। सो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा कि जो हमें यहाँ से एक बात पता चलेगी कि अगर हम एक इक्वेशन लिखना चाहें तो वो हम लिख सकते हैं कि एन टी प्लस 2 इज इक्वल्स टू is equals to nt over 2. Why? Because this is the amount of 14c atoms at any time t, and then this is the amount at half life. So half life पे वो आधा हो जाएगा, so इसलिए nt over 2 हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, और यहाँ से हम k को फाइंड आउट कर, इसको स्मॉल k को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो कैसे कर सकते हैं, t प्लस 2 ओवर nt, and this is equals to 1 over 2, and this implies that n naught e to the power minus k t plus 2. From equation 2 we are putting the values, so this is equals to, and this is a n naught e to the power minus k t, which is equals to 1 over 2 using 2. Okay, and then this n naught will cancel out, and e to the power minus kt will also cancel out, so we will get e to the power minus k2, which is equals to 1 over 2. Now from here this implies ln e to the power minus k2, we have taken ln on both the sides, and then ln 1 over 2. This implies that minus k2 is equals to ln 2 to the power minus 1, and then this minus 1 will come in front, so this will cancel out, and then we will be left with only ln 2, and this implies k is equals to ln 2 over 2, and we know the value of 2. It was given in the question that k is equals to ln 2 over 2. What was 2? It was 5568, so we will put that value over here, 5568. So we got the value of 2 k, sorry. So now what we will do is we will put this value in the equation number 2, and we get the amount of 14c atoms at any time t. So that is given by nt is equals to n naught e to the power minus ln 2 over 5568 t. This was k, right? Yes. So this is the equation that we got.
अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था कि यू हैव टू एस्टिमेट हाउ ओल्ड द शेल इज़, जो शीशा मिला है उसका वो कितने साल पुराना है, ये बताना था हमें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि अब हमारे पास एक इक्वेशन तो आ गई, पर बात ये है कि हमें जब हमें सी शेल मिला था तब उसमें 60% 14C था। तो हम ये मान लेते हैं कि इनिशियली देखो, अब हमें परसेंटेज में अमाउंट दिया हुआ है, तो हम इसको ऐसे लेंगे जिससे कि हमें पता, मतलब हमें कैलकुलेशन ईजियर रहे। सो हमें 60% दिया हुआ है, तो हम ये लेट कर लेते हैं, लेट एट द इनिशियल टाइम एन नॉट वॉज 100x। हम इसको ऐसे अज्यूम कर लेते हैं कि जब वो जब सी सेल के स्टार्टिंग इनिशियली सबसे पहले उसमें 100x जो है 14C था। तो फिर उसके बाद हमें जब साइट मिली, यानी कि एट एनी टाइम टी, जब हमें साइट जब आर्कियोलॉजिस्ट ने अनकवर की वो साइट, तो वहाँ पर एन टी इज़ इक्वल्स टू 60x, तब 60% था, तो 60x कर देते हैं, ठीक है। अब हम अब बाय द इक्वेशन 2 like this, the equation, let us call it 3. By the equation 3, what we can do is, now we can calculate the value of t, because we have to calculate how old the site is. So for that, n is equals to n naught e to the power minus whatever, let us keep it k for the time being, and then nt is equals to, this is nt, so nt is equals to 60x, and n naught is equals to 100x minus kt, and now we will get 60x over 100x is equals to e to the power minus kt, and then we will do the calculation, and we will get ln, we will take ln both sides, then we will get ln 3 over 5, which is equals to ln e to the power minus kt, and then ln 3 over 5 is equals to minus ln 2 over 2. Why? Because this is the value of this 5568. Now we are putting the value of k, t, okay, because ln and e will cancel each other, you know that. And फिर उसके बाद क्या होगा, हमें यहाँ से मिलेगा t is equals to ln वाला ln 3 over 5 and then 2 over ln 2 negative. And so if we put all the values and we calculate, then we will get t is equals to minus this will be something like 5108, and then times 5568, and then in the denominator we will get ln 2.693, and then हमारा हो जाएगा, यहाँ से हमें मिलेगा 2844.14 and 0.693. अब ये सारा कैलकुलेट करने के बाद आएगा 4104.09. ओके, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ टी. सो जब हमें साइट डिस्कवर हुई थी वो टाइम टी ये है. सो हम बोल सकते हैं कि यहाँ से हमें पता चल गया कि द साइट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 4104 years old. Sorry, I mean the cell or site, whatever they have uncovered, that is approximately 4104 years old. ओके, सो ये हमारा आंसर हो गया इसका. अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि इसमें भी ऐसे ही है कि इसमें इतना सारा लिखा हुआ है, पर ये बात यही हो रही है कि इनको भी एक साइट मिला है जिसमें मतलब बोन्स एंड आर्टिफैक्ट्स रखे हुए हैं. अर्ली ह्यूमनिड्स कंसिडर्ड बाय सम ऑफ द प्रीकर्सर्स ऑफ मैन. सो बात यहाँ पर ये है कि ये जो है इस मेथड इस साइट के लिए जो कार्बन 14 डेटिंग मेथड था वो इनअप्रोप्रिएट है, क्योंकि ये जो साइट है वो बहुत ही ज़्यादा पुरानी है. तो इनके लिए इनको कोई और मेथड यूज़ करना है, तो वो मेथड इसमें ये यूज़ करेंगे इसका देखने के लिए कि कितने साल पुरानी साइट है. तो अब क्या कर रहे हैं ये कि इन्होंने पोटेशियम आर्गन क्लॉक यूज़ किया है इसमें. सो इस प्रॉब्लम में बेसिकली कुछ नहीं करना है, बहुत सारा कैलकुलेशन है. तो अगर हम देखें तो पोटेशियम आर्गन क्लॉक में क्या है कि जो पोटेशियम का एक एटम है वो
उन्होंने यहाँ पे बोला है पोटेशियम डिकेज टू आर्गन बाय एंड टू कैल्शियम 40 बाय ब्रांचिंग कास्केड इलस्ट्रेटेड बिलो. सो पोटेशियम डिकेज टू कैल्शियम बाय emitting a beta particle and potassium atoms however decay to argon capturing an extra nuclear electron and emitting a gamma particle. So बीटा पार्टिकल को इमिट करके आर्गन में डिके हो जाता है और कैल्शियम में डिके हो जाता है गामा पार्टिकल को इमिट करके. ये सब तो हो गया, पर बात ये है कि हमें कैलकुलेट क्या करना है, हम उस पर आते हैं. सो यहाँ पर इन्होंने हमें इस पूरी प्रोसेस को कैप्चर करने के लिए 3 इक्वेशंस दी हुई हैं जो कि ये हैं. सो इनसे हमें मतलब है क्योंकि हमें इनसे कैलकुलेशंस करनी है. सो ये 3 डिफरेंशियल इक्वेशंस दिए हुए हैं जिनका हमें यूज़ करना है. एंड देन हमारे पास K1 K2 की वैल्यूज़ दी हुई हैं. एंड देन उन्होंने फर्स्ट इसके 5 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन में. सो मैं ये एक्सप्लेन कर दूँगी कि इसमें करना क्या है, क्योंकि इस क्वेश्चन में सिर्फ कैलकुलेशन है तो पूरा कैलकुलेशन करने का कोई पॉइंट नहीं है. जस्ट डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है और कैलकुलेट करना है. सो फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है कि सॉल्व द सिस्टम टू फाइंड KT, AT एंड CT इन टर्म्स ऑफ K1 K2 एंड K3 को इन्होंने बोला है K1 प्लस K2 यूजिंग द इनिशियल डेटा दिस. सो बेसिकली तुम्हारे पास 3 डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं और अब क्या करना है, बस सेपरेट करके इन तीनों को सॉल्व करना है. और जैसे कि अगर dk/dt इज इक्वल्स टू गिवन दैट माइनस K1 प्लस K2 K. सो जैसे कि अभी तक इतनी बार सॉल्व कर चुके हैं वैसे ही इसको सॉल्व करके KT इज इक्वल्स टू समथिंग आ जाएगा और उसमें कुछ आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स भी होंगे. तो उसके लिए इन्होंने इनिशियल कंडीशन दे रखी है, वो हमें यूज़ करनी है और ऐसे ही हमें KT, AT और CT के लिए सॉल्व करना है. तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट में बस ये करना है. फिर उसके बाद सेकंड पार्ट में क्या करना है, यूजिंग द अबव रिजल्ट शो दैट KT, AT, CT इज इक्वल्स टू K0. सो अब इसमें क्या करेंगे, जो अभी हमने KT इन तीनों का वैल्यूज़ निकाला होगा उनको सम अप करेंगे तो हमें सेम यही K0 मिलेगा, ये तुम देख सकते हो. एंड देन फिर उसके बाद बोला है कि शो दैट KT टेंड्स टू 0 एंड AT टेंड्स टू दिस, CT टेंड्स टू दिस, T टेंड्स टू इन्फिनिटी. सो जो KT, AT और CT के लिए एक्सप्रेशंस मिलेंगे ना वो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ. फिर उसके बाद तुम क्रॉस चेक भी कर सकते हो, खुद से कैलकुलेट करना है तो. फिर सो KT हमारा आएगा K0 A to the power minus K3T एंड देन AT हमें मिलेगा AT इज इक्वल्स टू माइनस K1 K0 ओवर K3 e to the power minus K3T plus C and then CT will be equals to minus K2 K0 over K3 e to the power minus K3T plus C. ओके सो आई थिंक इसको शी डैश लिख सकते हैं क्योंकि दोनों कॉन्स्टेंट्स डिफरेंट है. तो ये हमारा इन तीनों का वैल्यू हो गया. अब अगर हम इन तीनों सेकंड पार्ट में क्या बोला, इन तीनों को सम करेंगे तो K0 मिलेगा, इन तीनों को सम करके देखेंगे तो K0 ही मिलेगा. फिर उसके बाद ऑब्वियसली बहुत इजी कैलकुलेशंस नहीं होने वाले हैं, थोड़े हार्ड होंगे और इस फैक्ट का यूज़ कर सकते हो कि K1 प्लस K2 इज इक्वल्स टू K3. सो ये यूज़ कर सकते हो और कैलकुलेट करोगे तो K0 मिल जाएगा. फिर उसके बाद क्या करना है, हमें ये देखना है कि T टेंड्स टू इन्फिनिटी पे इन दोनों का वैल्यू क्या है. तो T टेंड्स टू इन्फिनिटी पे इन एक्सप्रेशंस की वैल्यू देख लेना. सो जो भी आएगा वही तुम्हारा उस क्वेश्चन में बोला हुआ है कि ये इन AT ये आएगा, वो वहाँ पर 0 पर जाएगा और ये देखो ये यहाँ से दिखाई भी दे रहा है. इन तीनों इक्वेशंस में सबसे पहले अगर इसमें देखेंगे तो इसमें अगर हम T टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी करेंगे तो 0 पे जाएगा, ये तो क्लियर है. एंड देन उसके बाद AT वाले में अगर हम देखेंगे सो अभी मैंने इसमें इनिशियल कंडीशन यूज़ नहीं की है, जो उन्होंने दे रखा है ना A0 इज इक्वल्स टू 0 और इसमें C0 इज इक्वल्स टू 0. अगर वो दोनों यूज़ कर लेते हैं तो AT हमारा आता है K0 K1 ओवर K3 1 माइनस e to the power minus K3T and then CT will be equals to K0 K2 over K3 1 minus e to the power minus K3T. सो ये हो गया इन दोनों का वैल्यू. तो अब इन दोनों में अगर हम T टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे तो ऑब्वियसली ये और ये मिलेगा और वही हमारे क्वेश्चन में दे रखा है. सो ये भी बस कैलकुलेशन करना है. एंड देन डी पार्ट में क्या करना है, डी पार्ट में तुम ये सारा भूल जाओ कि क्या लिखा है अगर थोड़ी देर के लिए. तो उन्होंने बस ये बोला दिस इज एस्टिमेटेड बाय द रेशियो ऑफ आर्गन एंड पोटेशियम इन द सैंपल शो दैट द रेशियो इज दिस. सो जो तुमने ए और KT की वैल्यूज़ जो यहाँ पर निकाले हैं ना, उन दोनों का रेशियो निकालोगे तो यही आएगा. ये रेशियो पूछा बेसिकली इसमें. तो रेशियो कैसे निकाल सकते हैं, रेशियो देखो यहाँ से अगर मैं निकाल के दिखाऊँ तो AT ओवर KT इज इक्वल्स टू K0 K1 over K3
1 minus e to the power minus k3t over k naught e to the power minus k3t, and then which is equals to k1, k naught कैंसिल हो जाएगा, over k3 e to the power minus, like you can take it in the you can bring it in the denominator 1 over k3t and then 1 over k3, then you can take the LCM and cancel this out, so you will get k3t minus 1. So this is what the ratio that they have given in the question. So now what the fifth part is saying, it is saying that the age of the sample in years is this. So now तुम्हें एज कैलकुलेट करना है, मतलब टी कैलकुलेट करना है. एज में एक्सप्रेशन जो है उसमें ए और के आ रहा है, यानी कि हम ए और के ला सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं. सो तुम क्या करो, ये जो भी रेशियो है ए ओवर के का, ये k3 को इधर लेके जाएंगे, ए इसको इधर लेके आएंगे और फिर यहाँ से टी को कैलकुलेट कर देंगे, तो टी की जो वैल्यू आएगी वही हमारा ये इसका ई का आंसर है. सो इसमें भी बेसिकली कैलकुलेशन ही करना है, बहुत ज़्यादा हार्ड कुछ भी नहीं है. सो फिर उसके बाद आता है सिक्स पार्ट में क्या बोला है कि उन्होंने जो मतलब एक्चुअल मेजरमेंट जब किया था, तो द एज ऑफ द वोल्केनिक मटेरियल वाज एस्टिमेटेड दिस मिलियन ईयर्स. सो ये हमें टी की वैल्यू दे रखी है और k1 k2 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखी थी, और k3 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं बिकॉज k3 इज इक्वल्स टू k1 प्लस k2, और टी की वैल्यू हमें ये दे रखी है. तो उन्होंने हमसे पूछा क्या है कि रेशियो बताओ ए ओवर के. सो ए ओवर के जो हमने अभी कैलकुलेट किया है, इसमें k1 k3 और या एंड टी जो अभी क्वेश्चन में दे रखा है, इन सब की वैल्यूज़ पुट करने के बाद जो ए ओवर के की वैल्यू आएगी वो अप्रॉक्सीमेटली 1.1005 टाइम्स 10 टू द पावर माइनस 4, ये जो है ये इसका आंसर हो जाएगा. ये रेशियोज में कैलकुलेट करवाया है. सो बेसिकली ये क्वेश्चन पूरा कैलकुलेटिव है, इसमें कुछ भी इंसाइटफुल नहीं है ज़्यादा. अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. सो फिफ्थ क्वेश्चन इज ट्रेसर्स इन द बॉडी. So in this question they have a biological laboratory and radioactive phosphorus was used as a tracer. Okay, then a tracer is through its radioactive emission allows the course followed by a substance through the system tracked by otherwise would not be visible. So all of this you don't require much of this information for solving the question. सो बात ये है, इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर P32 जो है सब्सटेंस, उसका रेडियो एक्टिव डिके की बात हो रही है. तो यहीं से हमें समझ आ जाना चाहिए कि ये रेडियो एक्टिव डिके का क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा. सेम वही जैसे कि हमने पीछे 14C का किया था. तो वहाँ पर क्या था कि उसका हाफ लाइफ दिया हुआ था और फिर हमने उसके बाद उसको सॉल्व करके कैलकुलेशन करके एक इक्वेशन निकाला, फिर हमें देख लिया जो भी हमें आंसर चाहिए था उस हिसाब से हमने कर लिया. पर यहाँ पर क्या है कि जो सब्सटेंस है वो P32 डिकेस एक्सपोनेंशियली, हाफ लाइफ इसका 14.5 डेज़ दिया हुआ है. एंड उसके बाद बोला है कि मेजर्ड इन क्यूरीज, तो ये क्यूरीज में दिया हुआ है इसका हाफ लाइफ, उससे हमें कोई मतलब नहीं है. उन्होंने खुद भी लिख दिया है कि ऑल्दो इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर द कैलकुलेशन, वन क्यूरी इज़ दिस. सो आफ्टर द एक्सपेरिमेंट जो बायोकेमिस्ट है ना, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया जिसमें ये रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस यूज़ हुआ. फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंट के बाद उनको उसको डिस्पोज़ करना है कंटेंट को, पर वो उसको तब तक डिस्पोज़ नहीं कर सकते जब तक उसका जो रेडियो एक्टिविटी हैज़ डिक्रीज द एक्सेप्टेबल लेवल, दैट इज़ दिस सेफ लेवल. मतलब हम उसको ऐसे डिस्पोज़ नहीं कर सकते जब तक वो सेफ लेवल में नहीं आ जाता है उसका रेडियो एक्टिविटी. सो बात ये है कि हमसे पूछा है कि उन्हें कितनी देर तक उस सब्सटेंस को रखना पड़ेगा कि वो उसको सेफली डिस्पोज़ कर सके. तो मतलब कितना टाइम और उसे रखें ताकि उसके बाद वो उसे डिस्पोज़ कर सके. तो स्टार्टिंग में उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था वो 8 क्यूरी के साथ स्टार्ट किया था, और हमें सेफ़ लेवल मतलब हमें इतने क्यूरी तक जब तक नहीं आ जाता तब तक हम उसे डिस्पोज़ नहीं कर सकते. डिस्पोज़ मतलब ये कि ऐसे खुले में कोई रेडियो एक्टिव कंटेंट को डिस्पोज़ नहीं कर सकते. तो उसका सेफ़ लेवल तक आने के लिए कितना टाइम लगेगा. तो इस क्वेश्चन में हाफ लाइफ, सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हाफ लाइफ ऑफ 32P इज़ इक्वल्स टू 14.5 डेज़. ओके, एंड देन मान लेते हैं कि जो उसका टाइम, वो टाइम द टाइम रिक्वायर्ड बिफोर वी dispose the what are they calling it, element, or let us call it element, before we dispose the
32p is NT, okay, is T, sorry, is T, then NT is equals to 1 into 10 to the power minus 5 CI, ओके. सो हमने मान लिया कि टी टाइम के बाद वो डिस्पोज कर सकते हैं उसको सेफली. सो एन टी मतलब उस टी टाइम पर उसका जो मतलब उसका जो सेफ लेवल पर आ चुका होगा वो इतना रेडियो एक्टिव कंपोनेंट बचेगा उसमें. सो फिर उसके बाद वो हम बोल सकते हैं कि इनिशियली हमें चाहिए हमें पता है इनिशियली व्हेन दे स्टार्टेड द एक्सपेरिमेंट एट टाइम t is equals to 0, at time t is equals to 0, n naught is equals to 8 ci. 8 ci से they start 8 curies से they started the experiment. Then what we have to do is we have to solve the differential equation that we know already, that dn over dt is proportional to n, and since it is also a question of radioactive decay, so we will do all the same things that we did for 14c, and we will get this nt is equals to n naught e to the power minus kt, okay. And then what we will do is we have this and we have to calculate t. So let's put values of these two and then see let's see what happens. 1 into 10 to the power minus 5 is nt and n naught is 18, okay. And then e to the power minus kt, I just brought it in the denominator, and then we can take log both side. 1 into 10 to the power minus 5 over 8, which is equals to minus kt, okay. And then प्रॉब्लम कहाँ पर है कि हमें k नहीं पता. k देखते हैं चलो. सो यहाँ से इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस 13.592 is equals to minus kt, and then t is equals to 13.592 over k, okay. अब k के लिए क्या करेंगे देखो, अगर तुम्हें याद हो तो हमने पीछे क्वेश्चन में एन टी प्लस टू इज इक्वल्स टू एन टी ओवर टू इसको सॉल्व करके k का वैल्यू फाइंड आउट किया था. सो वो वन दिस इक्वेशन ऑल्सो होल्ड्स हियर बिकॉज इट इज़ ऑल्सो सेम क्वेश्चन फॉर द रेडियोएक्टिव डिके ऑफ सम अदर एलिमेंट. सो वी कैन यूज़ द सेम वैल्यू k इज इक्वल्स टू ln 2 over 2, where 2 was the half-life of the component being used of the element. So here k is equals to ln 2 over what is the half-life? It is 14 over 5. So now t will be equals to 13.592 times 2 over ln 2. So if we calculate this, we will get 284.39, okay. So this is what? This is the value of t. So they have to store the model approximately 284 days before it could be disposed safely. अब यहाँ पर days में आंसर क्यों आएगा? क्योंकि जो हाफ लाइफ था वो डेज़ में दिया था, वहाँ पर हाफ लाइफ जो था वो ईयर्स में दिया था. So they have to store for approximately 284 days. Now let us see the sixth question. तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि जो लेक बर्ले ग्रिफिन है उसका केस स्टडी पढ़ना है, और फिर उसके बाद बोला है कि एवरेज समर फ्लो रेट इज़ दिस एंड देन वी हैव टू कैलकुलेट समथिंग, ओके. तो सबसे पहली बात ये है कि ये जो है ना, ये लेक पोल्यूशन मॉडल है एक्चुअली, जो मैंने पढ़ाया था प्रीवियस वीडियो में, किसी में लेक पोल्यूशन मॉडल पढ़ाया था. तो उसमें एक पर्टिकुलर लेक यहाँ पर ले रखा है जो कि लेक बर्ले ग्रिफिन है. सो एक एक्चुअल लेक लिया है, वो एक हाइपोथेटिकल मॉडल था, किसी भी आर्बिट्ररी लेक पर एप्लीकेबल था, पर यहाँ पर ये एक पर्टिकुलर लेक की बात कर रहे हैं. और यहाँ पर हमें जो पोल्यूशन का इनफ्लो एंड आउटफ्लो रेट है वो सब भी दे रखा है कॉन्क्रीटली, और हमें कॉन्क्रीटली वैल्यूज कैलकुलेट करने हैं. तो सबसे पहले तो थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं कि लेक पोल्यूशन मॉडल में क्या था, फिर उसके बाद हम जो वहाँ पर इक्वेशन कैलकुलेट करी थी वो मैं उसको डायरेक्टली लिख दूँगी, फिर वो तुम वहाँ से देख सकते हो कि क्या था. तो उसमें क्या था कि एक लेक था एंड देन पोल्यूटेंट एट एनी टाइम t was denoted by Ct, and then there was
pollutant plus water mixture inflow, and then there was same outflow. So then what we did was we write down the balance law, and then we write down we wrote the equation, and then we wrote what did we do, and then we found the differential equation and we solved it. So what did we got, the differential, after solving the differential equation, what did we got was, we got at any time t, Ct is equals to Cin minus e to the power minus k minus f over v t. CIN जो है वो इनिशियल पोल्यूटेंट का मेज़र नहीं है, CIN है जो पोल्यूटेंट और वाटर का मिक्सचर आ रहा है ना, उसमें जो पोल्यूटेंट है वो है CIN, ठीक है। तो अब हम इसको आगे सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं कि अगर हम मान लेते हैं C0 इज इक्वल टू C0, लाइक इनिशियली लेक में जो पोल्यूशन था वो C0 था, तो फिर हम यहाँ से ये कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो C0 इज इक्वल टू CIN माइनस e टू द माइनस k e to the 0, and then we get e to the power minus k is equals to Cin minus C0. Okay, so if we put it in the equation, then we get Cp is equals to Cin minus C0 e to the power minus f over Vt. Okay, then उसके बाद अब देखते हैं कि क्वेश्चन में पूछा क्या। क्वेश्चन में पूछा है यूजिंग द समर फ्लो हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रिड्यूस द पोल्यूशन लेवल टू 5% ऑफ इट्स करंट लेवल। ओके, तो ये जो समर इनफ्लो एंड आउटफ्लो है इसका यूज़ करके हमें बताना है कि पोल्यूशन लेवल को 5% लाने में कितना टाइम लगेगा, एंड हाउ लॉन्ग वुड इट टेक फॉर द लेक विद पोल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन दिस पार्ट पर मीटर क्यूब टू ड्रॉप इट बिलो टू द सेफ्टी थ्रेशोल्ड, assuming both the cases that only fresh water enters the lake. सो वो बोल रहे हैं कि जो समर फ्लो रेट है इसका हमें यूज़ करना है, और जो लेक में ऑलरेडी मान लो कुछ पोल्यूशन है, जो हमने बोला C0 है करंट पोल्यूशन लेवल। सो अब वो क्या बोल रहे हैं कि वो जो है ओनली फ्रेश वाटर फ्लो कर रहे हैं, मतलब उन्होंने बोला है फ्रेश वाटर एंटर्स। सो अब लेक में ना जो यहाँ पर जो पोल्यूटेंट एंड वाटर का मिक्सचर हमारे मॉडल में था, तो अब वो बोल रहे हैं कि हम केवल अगर फ्रेश वाटर को फ्लो करें लेक में तो फिर कितना टाइम लगेगा कि हम उसका जो करंट पोल्यूशन लेवल है उसको 5% कम कर सके। 5% लाइक 5 अभी जो पोल्यूशन लेवल है उसका 5% हो जाए वो, इसमें कितना टाइम लगेगा अगर वो केवल फ्रेश वाटर फ्लो करें तो। सो अब हमारे पास जो इक्वेशन ऑलरेडी है इसका ही हम यूज़ करेंगे। अब हम इसमें एडजस्टमेंट्स करेंगे अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। सो सबसे पहली बात इन्होंने क्या बोली है, हमारा जो करंट पोल्यूशन लेवल है वो तो C0 है, वो हमने ऊपर लिख रखा है, ठीक है। सो इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, लेट द करंट पोल्यूशन लेवल बी C0। ओके, देन फ्लो रेट जो है हमें वो समर फ्लो रेट यूज़ करना है, यानी कि 4 × 10⁻⁶ मीटर क्यूब्स पर मंथ। दिस इज़ व्हाट गिवन इन द क्वेश्चन, यस। सो ये फ्लो रेट यूज़ करना है, एंड देन उसके बाद हमें वो टाइम Ct should be equals to 5% of C0. This was the amount of the pollutant at any time t will be the 5% of the current amount. So this is equals to 0.05 C0. We can also write it like this. Then according to the question, only fresh water flow enters the lake. So CINT, that was the amount of pollutants entering in the lake. This was the amount of pollutant entering in the lake. So CINT अब हमारा 0 हो जाएगा क्योंकि अब कोई भी पोल्यूटेंट आ नहीं रहा है, फ्रेश वाटर आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद बोल रहे हैं कि जो मॉडल है बुक में वहाँ से तुम्हें पता चल जाएगा कि V जो मतलब लेक का जो वॉल्यूम है वो कितना है 28 × 10⁶ मीटर क्यूब्स। ओके, एंड देन अब हम क्या करेंगे, ये सारी वैल्यूज़ इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि टी की वैल्यू क्या है, वहाँ से हम टी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो Ct इज इक्वल्स टू Cin minus C0 e to the power minus f over Vt. Okay, so this is 0.05 C0, which is equals to C0, because this all of these things are 0, and this minus will be plus, and e to the power minus 4 × 10⁶ over 28 × 10⁶ t
and this will cancel, and then we will get 0.05. C naught and C naught will cancel each other, and then 10 to the power 6 will also cancel out, and then we will get -1/7t. Okay, and then taking ln both sides, we after calculating and taking ln all of that, we get t is equals to 20.9701, something like that. So this is the time t after which the concentration of the pollutant at any concentration of the pollutant in the lake will be 5% of the current pollution. So this means since the all the units are given in the months, so answer will also be in the months. As it is 9, so we can write 21 months. So they have to flow the fresh water into the lake with that rate for about 21 months. Then it will be 5% of the current pollution concentration. Wait, there is one more part in the question. How long would it take for the lake with pollution concentration of 10 to the 7 parts per meter cube to drop below the safety threshold? So उसका जो अगर initial concentration है, if they are saying that if C naught is equals to 10 to the power 7 part per meter cube, then कितना टाइम लगेगा कि जो उसका पोल्यूटेंट का कॉन्सेंट्रेशन है वो सेफ्टी लेवल पे आ जाए. सो उसके लिए सेफ्टी लेवल का कॉन्सेंट्रेशन पता होना चाहिए. तो वो मॉडल में दिया हुआ है सेफ्टी लेवल, जो उसका मॉडल केस स्टडी जो है बुक में, उसमें दिया हुआ है कि सेफ्टी लेवल पे CT इज इक्वल्स टू 4 × 10 to the power 6 बेसिकली द फ्रेश वाटर. सो पार्ट पर मीटर क्यूब ये होना चाहिए सेफ्टी लेवल पे. सो अब इसके लिए हम टी कैलकुलेट कर लेंगे. इसके लिए हम टाइम निकालना चाहते हैं कि कब किस टाइम टी पर ये जो C naught है वो इतना हो जाएगा. सो उसके लिए अगेन हम वही सेम इक्वेशन यूज़ करेंगे, C naught e to the power -f/v t, बिकॉज CINT तो कुछ है नहीं अब, तो फिर वही सेम इक्वेशन हमारा ये वाला है, तो इसको यूज़ करेंगे. तो हमें मिलेगा 4 × 10 to the power 6 over 10 × 10 to the power 6. We can write it like this. C naught I have taken on the other side. Then I got e to the power -f/v t, and then there is this will cancel each other, and then after calculating we'll get t is equals to 6.4140 something. So t is approximately 6. After approximately 6 months the safety threshold will be reached. So this will be the answer for the safety threshold part. And then the B part is about Maple and MATLAB, so we are not going to consider that. Okay, so अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नॉर्थ अमेरिकन लेक सिस्टम. तो अभी इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में 2 लेक्स है. दिस इज दे आर टॉकिंग अबाउट सम अमेरिकन सिस्टम ऑफ 2 लेक्स. तो लेक एरी है यहाँ पे और एक लेक ओंटारियो है. और हमें क्या देखना है, हमें पोल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन देखना है उन दोनों लेक्स में ओवर टाइम. और उन्होंने बोला है कि हम अज्यूम कर सकते हैं कि लेक का जो वॉल्यूम है जो कांस्टेंट रहता है, लेक का वॉल्यूम कांस्टेंट रहते हैं. और दूसरा अजम्पशन है कि लेक ओंटारियो के लिए ओनली सोर्स ऑफ पोल्यूशन इज़ लेक एरी. सो ऐसे कुछ अजम्पशंस दिए हैं जो हम लेते हैं कोई भी सिस्टम बनाने से पहले, कोई भी कंपार्टमेंटल मॉडल बनाने से पहले लेते हैं, वही दिया है बस. और उसके बाद उन्होंने बोला है कि हमारे पास 5 क्वेश्चंस, दे हैव 5 पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन. तो अभी एक एक करके सबको देखेंगे. तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका कंपार्टमेंटल मॉडल कैसे लगना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 2 लेक्स हैं तो 2 कंपार्टमेंट्स होंगे. सबसे पहला दिस इज़ लेक एरी, एंड देन यू हैव लेक ओंटारियो. सो दीज आर द 2 लेक्स दैट दे आर टॉकिंग अबाउट. अब यहाँ से पोल्यूटेंट वाटर जो भी मिक्सचर आ रहा है यहाँ से जा रहा है. सो कंपार्टमेंटल मॉडल ऐसे लगना चाहिए. और एक अजम्पशन जो उन्होंने दिया था उसका अब हमें मतलब समझ आ रहा है. उन्होंने बोला कि ओंटारियो के लिए जो पोल्यूशन का सोर्स है वो सिर्फ लेक एरी ही है और कहीं और से पोल्यूशन नहीं आ रहा है इसमें. दिस इज़ वन अजम्पशन दैट दे गेव. अब उसके बाद उन्होंने फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का देखते हैं क्या है. उन्होंने पहले पूछा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन लिखिए सच दैट डिस्क्राइब द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोल्यूशन इन ईच ऑफ द 2 लेक्स. ठीक है. और उन्होंने बोला कि वेरिएबल्स हमें वॉल्यूम के लिए V, फ्लो के लिए F और CT हमें कॉन्सेंट्रेशन एट एनी टाइम T पे लेना है. और सबसे पहले इसमें बस हमें फॉर्मिंग डिफरेंशियल इक्वेशन वाला पार्ट करना है जो हम कंपार्टमेंटल मॉडल्स में करते थे. और एक और बात उन्होंने बोला है कि सब्सक्रिप्ट हमें 1 और 2 यूज़ करना है. लेक एरी के लिए 1 सब्सक्रिप्ट यूज़ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल V1 इज़ द वॉल्यूम ऑफ लेक एरी एंड V2 इज़ द वॉल्यूम ऑफ लेक ओंटारियो. एंड सिमिलरली बाकी की चीज़ों में भी सब्सक्रिप्ट 1 डिनोट्स एरी एंड सब्सक्रिप्ट 2 डिनोट्स ओंटारियो.
तो अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे नेक्स्ट, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए स्टेप क्या होता था हमारा। डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं डिफरेंस लॉ। सो डिफरेंस लॉ पहले हम लिखेंगे लेक एरी के लिए। फॉर लेक एरी, सो वो क्या होता था, रेट ऑफ चेंज of concentration of pollutants in Lake Erie is equals to rate at which pollutants enter the Lake Erie. So I'm not writing everything properly because you know what I am writing if you have watched the previous video. So and then rate at which pollution leaves Lake Erie. Okay, so this is the first thing that we write, and similarly we can write for Lake Ontario as well, but we will first write down the differential equation for Lake Erie. So as we know that so dc1 over dt, because 1 is the subscript for Lake Erie and at any time t it is given ct, the concentration. So rate of change dc1 over dt is equals to f1 over v1 cin minus f1 over v1 c1 t, and there is nothing in it that you cannot understand if you have watched my previous video. So f1 v1 ये सब फ्लो रेट और वॉल्यूम, ये सारे एक्सप्रेशंस कहाँ से आ रहे हैं वो सब आपको पता है। और CIN क्या है, कॉन्सेंट्रेशन इन द, जो पोल्यूटेंट और वाटर का मिक्सचर अंदर आ रहा है इस लेक एरी में, उसमें जो कॉन्सेंट्रेशन है वो CIN है पोल्यूटेंट्स का, ये सब आपको पता है। और अब बात आती है, सो दिस इज इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर लेक एरी। अभी ऐसे ही हम सेम लेक ओंटारियो के लिए भी कर सकते हैं, फॉर लेक ओंटारियो। So I'm not writing this balance law for this Lake Ontario because you know what, it's just lots of words. I'm just writing the differential equation directly. So dc2 over dt is equals to f2 over v2 c1, because इसमें जो pollutants का concentration क्या होगा, c1, क्योंकि जो यहाँ से दिस इज़ द ओनली सोर्स ऑफ पोल्यूशन फॉर लाइक लेक एरी से जो बाहर निकल रहा है वही लेक ओंटारियो के लिए इन है पोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन, एंड देन f2 ओवर v2 c2। ओके, तो ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया फॉर लेक ओंटारियो। अभी देखना है कि नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन का। नेक्स्ट पार्ट में वो बोल रहे हैं कि सपोज दैट ओनली अनपोल्यूटेड वाटर फ्लोज इनटू लेक एरी, हाउ डज दिस चेंज द मॉडल प्रपोज्ड। सो अभी हमने मॉडल बना लिया, हमने डिफरेंशियल इक्वेशंस बना लिया है दोनों के लिए। अब उन्होंने बोला कि मान लो कि लेक एरी में कोई भी फ्रेश वाटर ही एंटर कर रहा है, मतलब कुछ भी पोल्यूशन नहीं है जो पानी उसमें आ रहा है। तो अभी आप बताइए कि उससे क्या चेंज होगा। उससे बस ये चेंज होगा कि CIN जो है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि अब एरी में तो कुछ पोल्यूशन नहीं आ रहा है, बाकी सिस्टम में कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो अभी पार्ट बी के लिए, सो दिस वाज द सॉल्यूशन फॉर पार्ट ए राइट हियर, एंड देन फॉर पार्ट बी के लिए हमारा क्या हो जाएगा, CIN इज इक्वल्स टू 0 ले लेंगे और सेम इक्वेशंस रहेगा बाकी का। सो dc1 ओवर dt इज इक्वल्स टू f1 ओवर v1 c1t, एंड क्योंकि वो वाला पूरा एक्सप्रेशन 0 हो गया और दूसरे एक्सप्रेशन में कुछ भी चेंज नहीं आएगा, वो सेम ही रहेगा, क्योंकि उसमें लेक एरी में ऑलरेडी कुछ तो पोल्यूशन रहेगा, तो ये c1 तो 0 नहीं होगा। सो दिस इज़ गोना बी योर सेकेंड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अभी सेकंड पार्ट में बस इतना ही बोला था। अब थर्ड पार्ट देखते हैं। कुछ ज़्यादा करना नहीं होता इन सब क्वेश्चंस में, बस क्वेश्चन को पढ़ो और समझो, हो जाएगा। सो अब इन्होंने बोला है सॉल्व द इक्वेशंस टू गेट द एक्सप्रेशन फॉर पोल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन C1 एंड C2। तो अभी बस ये बोल दिया कि जो आपका ये डिफरेंशियल इक्वेशन पार्ट बी में बनाया, इनको सॉल्व करो और एक्सप्रेशन निकालो। सो पहले हम सॉल्व करेंगे ये वाला इक्वेशन, इसको हम थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं। सो अभी डिफरेंशियल इक्वेशंस तो सबको सॉल्व करना आता है। सो दिस इज़ जस्ट अ सिंपल लीनियर इक्वेशन एंड यू नो हाउ टू सॉल्व इट बाय सेपरेशन और एनी मेथड यू कैन सॉल्व इट, एंड आई एम जस्ट राइटिंग डायरेक्टली व्हाट यू विल गेट एज अ सोल्यूशन आफ्टर सॉल्विंग दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। यू विल गेट C1t इज इक्वल्स टू E negative f1 over v1 t e to the c, where this c is don't
confuse this C with the concentration of pollutants and stuff. ये जो C है ये बस इंटीग्रेशन कांस्टेंट है यहाँ पे, सो इसको उनसे कंफ्यूज नहीं करना है. तो उसको सॉल्व करने के बाद आपको ये मिलेगा, ठीक है. एंड देन हमें दूसरा वाला डिफरेंशियल इक्वेशन भी सॉल्व करना है. अभी दूसरे वाले डिफरेंशियल इक्वेशन में हाँ यहीं पर है. तो इसमें जो अभी हमें C1t का वैल्यू मिला है ना, इसको पहले सब्स्टिट्यूट करेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि वो तो हमने सॉल्व कर लिया उसको ऑलरेडी. सो उसका एक्सप्रेशन है एक. तो अभी ये क्या हो जाएगा देखते हैं. dC2/dt इज इक्वल्स टू F2/V2 e to the minus F1/V1 and e to the C, and there is a negative C2. I can take F2/V2 common out because it is same in both of the terms. तो अभी इसके बाद क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर सकते हैं. कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन ही है. इसमें एक तो ये C2 है वेरिएबल और एक T है, बाकी का सब कुछ तो कांस्टेंट ही लग रहा है. तो अब इसको सॉल्व करेंगे. कैसे करेंगे, सेपरेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, और आई थिंक सेपरेशन से सॉल्व नहीं होगा. लीनियर इक्वेशन है ये, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर इक्वेशन. तो इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, इसको इस टर्म को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा dC2/dt, एंड देन आई विल हैव F2/V2 C2, एंड देन F2/V2 e to the minus F1/V1 e to the C. अभी लीनियर इक्वेशन जैसा लग रहा है ये. तो अभी इंटीग्रेटिंग फैक्टर वगैरह निकाल के जैसे सॉल्व करते हैं. सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका है e to the F2/V2t, एंड देन बाकी का कैलकुलेशन करके जो फार्मूला होता है लगा के ऐसे आएगा C2 e F2/V2t. अभी ये सब तो तुम्हें पता है कि डिफरेंशियल इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते हैं. तो F2/V2 e to the C e to the minus F1/V1t and e to the F2/V2t dt plus C, which is my integration constant. Okay, let me use C dash. This is another integration constant because I've already used C here. So because if I wanted to use capital C, but that might cause some confusion. So let's use C dash. तो अभी इसको पूरा अभी तुम सॉल्व कर सकते हो इसको. सो इफ़ यू कंबाइन दीज एक्सपोनेंट्स हियर एंड देन यू सॉल्व, सो आई एम नॉट गोना गो इनटू ऑल ऑफ दैट. इफ़ यू सॉल्व इट यू विल गेट C2t फाइनली इक्वल्स टू F2/V2 e to the C e to the minus F1/V1t divided by this whole thing is like this, divided by F2/V2 minus F1/V1 plus C dash e to the minus F2/V2t. So if you try to solve it, you can see that you will get this expression for C2. So this is another thing that they asked in part C. They said solve it, so we solved it. So it's not really working fine. It's okay. So you got it. And then हमारा part D देखते हैं क्या पूछ रहा है. So part D में बोला है कि T1, capital T1 is equals to this, capital T2 is equals to this. So they gave some expressions for these terms because हमारे expressions में ये terms आ रहे हैं, मतलब F1/V1 is here and lots of these fractions are there. So the expression really looks ugly because of them. So उन्होंने क्या बोला कि इन सबको इन नए वेरिएबल से रिप्लेस करो जो उन्होंने पार्ट डी में दिया है. फिर उन्होंने बोला कि T1 is equals to K टाइम T2, ये भी बोल दिया उन्होंने फॉर सम कांस्टेंट K. फिर उन्होंने बोला कि उनको सब्स्टिट्यूट करना है बस, ये बोला. और उन्होंने बोला कि इनिशियल कंडीशंस कुछ लेना है क्योंकि अभी तक दोनों डिफरेंशियल इक्वेशंस में हमारे इंटीग्रेशन कांस्टेंट्स हैं C एंड C डैश. तो उन्होंने बोला कि इनिशियल कंडीशंस ले लीजिए C1 0 एंड C2 0 दोनों केसेस में. और इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि C1 at 0 is equals to C1 0 एंड C2 at 0 is equals to C2 0. सो ये इन्होंने इनिशियल कंडीशंस दे दिया हमें 0 पे. उसके बाद उन्होंने बोला कि उसके बाद सॉल्व करो सब कुछ इनिशियल कंडीशंस वगैरह लगा के और C2 का एक्सप्रेशन बता दो, ये होगा. वो उन्होंने बोला प्रूफ करके दिखाइए. और उन्होंने बोला ये भी हमें हिंट दिया कि वन वे टू फाइंडिंग द सोल्यूशन इज़ बाय यूजिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो कि हमने ऑलरेडी यूज़ कर लिया है. तो अभी क्या करना है हमें, सबसे पहले तो T1 T2 प्लग इन करेंगे.
सो अगर हम वो करते हैं तो क्या होगा, और हम ये भी कर सकते हैं कि पहले हम इनिशियल कंडीशंस को यूज़ कर लें और इंटीग्रेशन कांस्टेंट्स को फाइंड आउट कर लें, उसके बाद हम T1 T2 प्लग इन करके देखेंगे। सो अब अगर हम इनिशियल कंडीशन को इक्वेशन 1 में यूज़ करते हैं, जो कि हमने यहाँ सोल्यूशन निकाला था, C1T राइट हियर, लेट मी सी इफ़ आई कैन यूज़ अ डिफरेंट कलर। सो इन दिस इक्वेशन इफ़ आई यूज़ द फर्स्ट इनिशियल कंडीशन, तो क्या होगा, हमारा डी पार्ट कर रहे हैं हम सॉल्व अभी। सो C1 0 इज इक्वल्स टू C1 0, then I will actually get C1T is equals to C1 0, जो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है वो इससे रिप्लेस हो जाएगा, बाकी कुछ भी नहीं होगा। ये बहुत बार कर चुके हैं, अभी इस पर एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। तो अभी ये हो गया, उसके बाद हमारा तो इसमें यूज़ करके ही आ गया। अभी दूसरा इनिशियल कंडीशन यूज़ करके आएगा हमारा इस इक्वेशन में जो ऊपर निकाला है, C2 0 इज इक्वल्स टू, आई एम इवैल्यूएटिंग इट एट 0, तभी हम उसके बाद वैल्यू रख देंगे C2 0 का। So it is going to be equals to this, and then C1 0, because now e to the c has been converted into C1 0 from here. So then what we will do, we have e to the 0 divided by f2 over v2 minus f1 over v1, and then plus c e to the 0. okay, तो अभी इसके बाद सॉल्व करने के बाद हमें पता चलेगा कि हमें मिल रहा है, दिस इज़ C2 0 हमें दिया हुआ है, एंड जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आई एम राइटिंग द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर शी डैश जो हमें मिलेगा, हाँ दिस इज़ शी डैश राइट हियर। तो सी डैश का जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो ये होगा, C2 0 माइनस F2 ओवर V2 C1 0 divided by, my comma is not really looking good, but try to listen what I'm saying so that even if I write something ugly, then also you can understand. तो अभी F2 over V2 minus F1 over V1, ओके। तो अभी यहाँ से हमें क्या मिल गया, हाँ C डैश का वैल्यू मिल गया। अभी इसको वापस से इक्वेशन में रख देंगे तो C2 मिल जाएगा, जिसमें कोई भी इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट नहीं है। C2 के लिए एक्सप्रेशन मिलेगा विच इज़ इक्वल्स टू F2 over V2 C1 0, यहाँ पर ऊपर रख रहे हैं बस इस एक्सप्रेशन में सारा वैल्यूज़ जो भी अभी निकाला है। तो हमें मिलेगा E माइनस F1 ओवर V1 T डिवाइडेड बाय F2 ओवर V2 माइनस F1 ओवर V1 प्लस दिस, जो अभी हमें इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट मिला है ये इतना बड़ा सा, इसको रखना पड़ेगा। सो F2 ओवर V2 C1 0 डिवाइडेड बाय F2 ओवर V2 माइनस F1 ओवर V1. So just a second, yeah, I'm on the corner, so I'm not able to write. It's okay. So you got it, this is my expression, and after that I also have some wait, what do I have in multiplication to that expression? Look here, I have something, e to the this term. So I'm just gonna copy paste that thing. So after this expression I have that thing in multiplication right here, this thing. तो अभी इसको पूरा सॉल्व करना है। बेसिकली इसमें बहुत कैलकुलेशन है। सो अभी कैलकुलेशन सब कुछ कंबाइन करने के बाद फाइनल C2 का जो एक्सप्रेशन आएगा वो मैं यहाँ पर लिखती हूँ, C2T इज इक्वल्स टू F2 ओवर V2 C1 0, देयर इज नो पैरेंथेसिस हियर, एंड देन उसके बाद F2 ओवर V2 माइनस V2 F1 ओवर V1 and E minus F1 over V1T minus E minus F2 over V2T, and then you close this, and plus you have C2 0 E to the minus F2 over V2T. So सब कुछ कंबाइन करने के बाद ये आ गया। अभी यहाँ पे क्या रखना है, T1 is equals to V1 over F1, ये हमें दिया हुआ है। T2 is equals to V2 over F2 दिया हुआ है, और एक और चीज़ दी है जो कि T1 is equals to K T2। अभी इन दोनों ये सारी चीज़ें यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो थोड़ा सुंदर दिखेगा ये। सो देखते हैं क्या मिलता है सब्स्टिट्यूट करने के बाद। C2T is equals to, I am trying to keep that expression on the screen so that you can see. So 1 over T2, this expression got replaced, that you can follow. So I am just substituting these values. Then you have C1 0, उसके बाद डिनोमिनेटर में 1 over T2 रहेगा, माइनस 1
1/T1 रहेगा, दिस इज़ T, सो दिस इज़ अ कैपिटल T, एंड देन उसके बाद ब्रैकेट में रहेगा e टू द माइनस टी ओवर T1 माइनस e टू द माइनस टी ओवर T2, एंड देन प्लस C2, 0 e टू द माइनस टी ओवर T2। सो बस सब्स्टिट्यूट किया। अभी इसको पूरा सॉल्व करना है, फिर से कुछ भी जो भी कर सकते हैं वो सॉल्व करेंगे। अभी एक चीज़ यूज़ नहीं किया, ये वाला एक्सप्रेशन, इसको भी सब्स्टिट्यूट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो फाइनली ये मिलेगा। कंबाइन करने के बाद कैंसलेशन होगा कुछ, वो सब करके फाइनल एक्सप्रेशन ये मिलेगा k-1 C1, 0 e माइनस टी k T2 माइनस e माइनस टी ओवर T2 प्लस C2, 0 माइनस टी ओवर T2। अब वापस से जाके देखते हैं कि पार्ट डी में क्या बोला था, क्या मिलेगा। अगर आप क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो आपको पता चलेगा कि हाँ यही है, यही मिलेगा। इट इज़ एग्जैक्टली द सेम व्हाट दे आस्क्ड इन द क्वेश्चन। अभी लास्ट पार्ट क्या है, कंपेयर द इफेक्ट्स ऑफ C1 0 एंड C2 0 ऑन द सोल्यूशन C2T ओवर टाइम। तो अभी बोल रहे हैं कि इफ़ेक्ट्स को कंपेयर कीजिए, जो कि C1 0 और C2 0 का जो इफ़ेक्ट होगा C2 पे ओवर टाइम क्या होगा, ये बोल रहे हैं। ठीक है, तो अभी इसका कुछ आंसर लिखने का ज़रूरत नहीं है, ये बस एक ऑब्ज़र्व करने वाली बात है, इसको देखना है। हाँ, देखते हैं एक बार एक्सप्रेशन में। तो बोला है कि बस एक्सपोनेंशियल्स, जैसे यहाँ पर ये जो दोनों पावर्स है इसके, ये नेगेटिव पावर्स है और C1 यहाँ पर है, तो अभी टाइम जब इंक्रीज़ होगा तो ओवर टाइम ये e टू द t हमेशा कहाँ जाएगा, नेगेटिव पावर 0 पे जाएगा। तो इससे पता चलता है कि C1 का कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है ओवर टाइम। ऐसे ही C2, 0 में यहाँ पर पॉजिटिव पावर है तो उसका कुछ ओवर टाइम इम्पैक्ट रहेगा जो कि बढ़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव एक्सपोनेंट पावर डोंट गो टू 0, सो इन दैट केस उसका ज़्यादा इम्पैक्ट रहेगा। बस यही बताना है, ये मतलब बताना भी नहीं, बस ऑब्जर्व करना है कि क्या इम्पैक्ट रहेगा। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्मोक इन द बार। सो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक पब्लिक बार है जो कि 6 PM तक ओपन रहता है और रैपिडली फिल्ड विद क्लाइंट्स ऑफ होम द मेजॉरिटी आर स्मोकर्स। तो अभी स्मोकिंग बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, यहाँ पर क्लाइंट्स आते हैं, 6 PM तक ये बार ओपन रहता है। अब ये बोल रहे हैं कि द बार इज़ इक्विप्ड विद वेंटिलेटर्स विद दैट एक्सचेंज द स्मोक एयर मिक्सचर विद फ्रेश एयर। तो अभी उन्होंने वेंटिलेटर्स लगा रखा है और वो फ्रेश एयर में कन्वर्ट करता है जो स्मोक वाला एयर का मिक्सचर होता है। अब ये तो चाहिए ही, वरना तो सारा स्मोक अंदर इकट्ठा हो जाएगा उसी बार में, तो वेंटिलेटर्स तो ऑफकोर्स होगा, वरना मर जाएंगे सब वहीं पे। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमें क्या करना है, हमारा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है। इन्होंने बोला कि सिगरेट स्मोक कंटेन्स 4% कार्बन मोनोऑक्साइड, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है हमारे लिए। और उसके बाद उन्होंने बोला कि प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर से कॉन्सेंट्रेशन कैन बी फैटर। अच्छा, तो बोल रहे हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 0.12 से ज़्यादा, अगर आपको बहुत ज़्यादा देर तक आप इससे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में रहे अगर 0.012 से, तो वो हानिकारक है हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा। और दूसरा उन्होंने बोला कि बार का जो फ्लोर एरिया है वो 20 मीटर एंड 15 मीटर है। एंड देन उन्होंने बोला कि हमारा हाइट जो हाइट भी दिया बार का। उसके बाद उन्होंने बोला कि स्मोक वेंटिलेटर्स इन द रूम कांस्टेंट रेट इतना। हाँ, तो अभी देखो समझ में आ जाना चाहिए यहाँ पे कि कंपार्टमेंट क्या है और क्या चल रहा है, पूरा इक्वेशन मतलब सिनेरियो क्या है। तो अभी देखो, सबसे पहले इसका कंपार्टमेंट बनाना स्टार्ट करते हैं, तभी समझ आएगा। तो कंपार्टमेंट इस केस में है हमारा बार, ठीक है। अभी इसमें सिगरेट स्मोक से ही बन रहा है, जो भी अंदर स्मोक का मिक्सचर जो बन रहा है वो अंदर ही बन रहा है, जैसे हमारा लेक वगैरह में बाहर से आता है, तो या ठीक है। और बाहर जाने के लिए हमारा क्या है, वेंटिलेटर्स जो उन्होंने लगा रखा है वो है, ठीक है। या तो ये हमारा कंपार्टमेंट है। अभी बस हमें ये देखना है कि एक कांस्टेंट रेट दे रखा है जिससे वो बाहर जा रहा है, स्मोक एंटर्स द रूम, ये दे रखा है। और हमसे कुछ पूछा होगा, सेम वही है कंपार्टमेंटल मॉडल। तो हमसे पूछा क्या है, द प्रॉब्लम इज़ टू एस्टैब्लिश अ गुड टाइम टू लीव द बार। तो अभी वो हमसे पूछ रहे हैं कि हम बार को कब मतलब हमें कब वहाँ से निकलना चाहिए कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल, जो फैटल लेवल है वो ये है। तो मतलब ये जो सारा हो रहा है कि मतलब इस रेट से प्रोड्यूस हो रहा है स्मोक,
और 10 टाइम्स ज़्यादा जो इसका 10 मल्टीपल है उससे वो वेंटिलेटर्स निकाल भी रहे हैं स्मोक, फिर भी इस बार के अंदर कौन सा ऐसा टाइम होगा जब 0.012% हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल, ये पूछ रहे हैं। क्योंकि जब होगा 0.02% तभी हमें वहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि वो तो गड़बड़ है हमारी हेल्थ के लिए। तो बस यही हमें बताना है इस मॉडल में। अभी 2 पार्ट्स देख लेते हैं क्या क्या है। पहला पार्ट वही है, वर्ड इक्वेशंस बनाइए, कंपार्टमेंटल मॉडल जो हमने ऑलरेडी बना लिया, एंड डिफरेंशियल इक्वेशन बनाइए। और फिर उन्होंने बोला है चेंजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड ऑफ बार ओवर टाइम, ठीक है। फिर उसके बाद वही सॉल्व करना है। तो बेसिकली हमें सारे स्टेप्स करने हैं इसके। दिस इज़ द मॉडल। तो अभी देखते हैं। सबसे पहले वर्ड इक्वेशन क्या है, वो तो ईजी है। रेट ऑफ चेंज ऑफ अमाउंट ऑफ कार्बन monoxide, or I can just use CO for it because that's the chemical formula for carbon monoxide maybe as far as I remember। तो अभी obviously बार की बात हो रही है क्योंकि एक ही कंपार्टमेंट है, तो मैंने स्पेसिफाई नहीं किया। अभी यहाँ पर आएगा रेट CO produced by smoke and rate CO removed by ventilators, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्या हो गया, ये हमारा बैलेंस लॉ और लाइक वर्ड इक्वेशन। अभी हमें क्या करना है, अप्रोप्रिएट डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाएंगे। तो dC/dt सारे नॉर्मल सिंबल से यूज़ कर रहे हो अभी तक, तो पता चल जाना चाहिए कौन सा सिंबल क्या मीन करता है। वो वॉल्यूम है बार का, V, F इज़ अ फ्लो रेट इन, और यू कैन से इन दिस केस इट इज़ at which rate the smoke is getting produced, and then you have concentration of carbon monoxide in that smoke, CIN, और उसके बाद F out जो रेट से बाहर जा रहा है, वॉल्यूम, और किसी टाइम t पर स्मोक का कॉन्सेंट्रेशन। अभी इसको सॉल्व करना है, तो अगेन फिर से ये लीनियर इक्वेशन है। इसको dC/dt माइनस F out ओवर V CT, इसको इधर लेके आ गए Fin ओवर V CIN, क्योंकि ये सब तो कांस्टेंट है, ठीक है। अभी इंटीग्रेटिंग फैक्टर वगैरह निकाल के दोबारा से मैं सॉल्व करके नहीं दिखा रही, अगर वो सब आप करेंगे तो आपको मिलेगा एक डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि ये है CT इज इक्वल्स टू FIN ओवर F आउट CIN प्लस K, ये मेरा इंटीग्रेशन कांस्टेंट है K, e टू द नेगेटिव F आउट ओवर V E। दिस ऑल ऑफ दिस एक्सप्रेशंस इवन लुक सेम, मतलब अगर कुछ कभी कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया तो पता भी चल जाएगा कि कुछ तो वियर्ड सा दिख रहा है, तो बस वहाँ से आप समझ सकते हैं कि कुछ गड़बड़ किया। अभी ये सोल्यूशन मिल गया। अभी हमें देखते हैं क्या करना है आगे। इन्होंने बोला था डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है और सॉल्व करना है। अब बोल रहे हैं कि इस्टेब्लिश द टाइम in the second part, so this was first part, at what time the lethal limit will be reached। तो बस वही बोल रहे हैं कि इस बार के अंदर कब ये लिमिट रीच हो जाएगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड लेवल विल रीच दिस 0.012%। ओके, तो अब इसके लिए क्या करना है देखते हैं। हाँ, सो सबसे पहली बात तो ये है कि हमें ये पता है कि इनिशियली बार में कोई भी कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं था, तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि C0 इज़ 0। फिर उसके बाद लोगों ने वहाँ पे जाके सिगरेट पिया और वहाँ पे स्मोक बना और कार्बन मोनोऑक्साइड बना, लेकिन पहले तो कुछ भी नहीं था। तो अभी ये करके हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट पहले फाइंड आउट करेंगे, तो हमारा इक्वेशन ये हो जाएगा। अभी इसको यूज़ करके आप फाइंड आउट करना, तो आंसर मिलेगा ये FIN ओवर F आउट CIN 1 माइनस e टू द माइनस F आउट ओवर V T। ओके, तो ये हमें मिल गया। इसमें अब कोई इंटीग्रेशन कांस्टेंट वगैरह नहीं है। अभी हमें किसी टाइम t पर कार्बन मोनोऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला मिल गया है, ठीक है। अब हमें देखना है कि हमें क्या चाहिए। तो सबसे पहली बात उन्होंने बताया हमें कि एक सिगरेट कंटेन करता है 4% कार्बन मोनोऑक्साइड। ये भी यहाँ पे कहीं पे बोला था हमें, यहाँ पे बोला है, या जस्ट अ सेकेंड। सो
हाँ, तो अभी जो प्रोड्यूस हो रहा है उसका रेट निकालना है, और ये भी बोला था कि ये किस रेट से प्रोड्यूस हो रहा है, स्मोक एंटर्स द रूम, और उन्होंने ये भी बोला कि वेंटिलेटर्स किस रेट से बाहर निकालते हैं। तो अभी हमें एफ़ इन, एफ़ आउट, CIN, इन सब का वैल्यूज़ अगर इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखते हैं कि क्या होगा। तो अभी CIN देखते हैं सबसे पहले। CIN इज़ इक्वल्स टू 4x। अभी ये x वाला कंसेप्ट तो पहले से आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि बता चुकी हूँ मैं, जब परसेंटेज में दिया होता है तो x को कैसे लाते हैं, मतलब x का क्या मतलब है। C एट एनी टाइम t, हमें किस कॉन्सेंट्रेशन के लिए टाइम निकालना है जब वो लीथल लिमिट पे पहुँचेगा। दैट मीन्स हमें वो t फाइंड आउट करना है सच दैट CT इज़ 0.012x। इसके लिए हमें t निकालना है। तो अभी ये दोनों वैल्यूज़ ऊपर इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये तो वही हो रहा है जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन के बहुत सारे क्वेश्चंस देखे हैं अभी, जिसमें कभी टाइम पूछा होता है एट पर्टिकुलर, व्हेन विल द पर्टिकुलर इवेंट हैपन, ऐसे वाला। तो अभी इसमें भी वही हो रहा है सेम। तो इसमें क्या करेंगे, हाँ, और एफ़ इन एफ़ आउट भी देख लेते हैं। एफ़ इन कितना है, 0. एंड एफ़ आउट उन्होंने बोला था कि 10 टाइम्स ऑफ दैट, तो ये हो जाएगा 0.006 मीटर क्यूब पर मिनट। ओके, अब बस ये सारा वैल्यूज़ ऊपर लगा दो और टी फाइंड आउट कर लो, वही हमारा टास्क है। तो अभी यहाँ पर, हाँ, अभी इस CIN को ज़रा मैं इधर लाती हूँ क्योंकि मेरा ये वैल्यूज़ x में है, सो दैट x को हम कैंसिल कर सकें। सो 0.012x डिवाइडेड बाय 4x इज इक्वल्स टू 0.006 divided by 0.06, 1 minus e minus 0.6, एंड देन वॉल्यूम, अरे वॉल्यूम बताया नहीं, लेकिन उसका सब कुछ दिया हुआ है। वॉल्यूम तो तुम्हें पता है कि क्यूब का कैसे निकालना है, बार को हम क्यूबिकल अज्यूम कर रहे हैं, वो तो होगा ही क्योंकि साइड्स दिया हुआ है। तो 1200 है, वो कैलकुलेट कर लेना। तो अभी यहाँ से हमें आ गया ये एक्सप्रेशन। अब इसको पूरा सॉल्व करो और p का वैल्यू निकालो, तो तुम्हें मिलेगा t इज़ इक्वल्स टू 10.153 आवर्स। सो अब अगर हमसे जो पूछा था कि इस टाइम के बाद उस बार, जो कंपार्टमेंट है हमारा बार, इसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल 0.012 हो जाएगा परसेंट, और वो ही लीथल लिमिट है, तो उसके बाद हमें बार छोड़ देना चाहिए। सो अगर कोई वाइज पर्सन है, दिस द वाइज टाइम टू लीव द बार is after approximately 10 hours। सो 10 घंटे तक तो वैसे भी आई होप कोई बार में नहीं रहता, तो ठीक है, चलेगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस क्वेश्चन इज़ कोल्ड पिल्स। तो अभी ये बोल रहे सेक्शन 2.7 में हमने ये मॉडल डेवलप किया था जहाँ पर ये डिफरेंशियल इक्वेशंस बनाया था। अभी ये तुम लोग देखो, कहीं पे मिलेगा तुम्हें वीडियो, उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया। वहाँ पर भी एक्चुअली 2 कंपार्टमेंट्स हैं कि देखो, एक बंदा है जो कि कोल्ड पिल्स ले रहा है और वो GI ट्रैक में जाता है उसके, और उसके बाद ब्लड स्ट्रीम में जाता है। तो 2 कंपार्टमेंट्स हैं, उन दोनों का इक्वेशन बनाया, ठीक है। अब उसके बाद इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या करना है, उन्होंने बोला कि सॉल्व करना है सबसे पहले तो, और x और y के एक्सप्रेशंस निकालना है। तो तुम्हें डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ ऑलरेडी दे रखा है, बस तुम्हें सॉल्व करना है। फिर उसके बाद बोला है कि सो दैट द सोल्यूशन इज़ इक्विवेलेंट टू द प्रोवाइडेड इन द टेक्स्ट। तो बोला है कि जो सोल्यूशन हमें टेक्स्ट में लिखा था वहाँ पर डायरेक्टली लिख दिया होगा, तो बोल रहे हैं कि बताओ कि सेम ही है क्या जो वहाँ पर लिखा है उसके, और ठीक है। तो अभी, और हाँ, यहाँ पे ये याद रखना कि ये सिंगल पिल का केस हो रहा है। एक होता है क्वेश्चन जिसमें कोर्स ऑफ कोल्ड पिल्स होता है, तो उसका डिफरेंट कंडीशंस और सॉल्व करने का तरीका है। अभी इस वाले में क्या करना है, बस तुम्हें सॉल्व करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है, तो एक बार कंपार्टमेंटल मॉडल बना के दिखा देती हूँ। तो ये है तुम्हारा GI ट्रैक, और ये है ब्लड स्ट्रीम, और यू कैन जस्ट से ब्लड। 2 कंपार्टमेंट्स हैं। अब यहाँ से ड्रग लिया, कोई ड्रग इनटेक, उसके बाद यहाँ पे डिफ्यूज्ड। ये सब तो समझ आ रहा है, ये अगर वो मॉडल का वीडियो देखा कहीं से तो समझ आएगा। बस ये 2 कंपार्टमेंट्स हैं, तो बेसिकली कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। एक GI ट्रैक है और एक ब्लड स्ट्रीम है, और एक तुमने जो पिल लिया है वो जा रहा है
GI ट्रैक में, फिर उसके बाद डिफ्यूज़ होके ब्लड में जा रहा है और फिर टिश्यूज़ में जाता है। दिस इज़ S। ओके, तो अभी पहला इक्वेशन सॉल्व करना है, विच आई एम नॉट गोना डू, क्योंकि तुम देख सकते हो कि बस एक लीनियर इक्वेशन है, 100 बार सॉल्व किया है अभी तक, बहुत बार सॉल्व किया है, तो बस जाके देख लो कैसे सॉल्व करते हैं। आई एम जस्ट राइटिंग कि सॉल्व करके क्या मिलेगा। हाँ, एक इनिशियल कंडीशन ले सकते हो इसको सॉल्व करने के लिए, जो कि x0 इज इक्वल्स टू x0 ऐसे ले लेते हैं, क्योंकि कुछ बोला तो नहीं है उन्होंने इनिशियली क्या है क्या नहीं है, तो अभी हम x0 लेके सॉल्व कर लेते हैं। नहीं दिया हुआ है, इनिशियल कंडीशन दिया है उन्होंने ऑलरेडी, अभी तो बस सॉल्व करना बाकी है। तो सॉल्व करने के बाद फर्स्ट इक्वेशन को मिलेगा xt इज इक्वल्स टू x0 e टू द माइनस k1t। दिस इज़ योर एक्सप्रेशन फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन। xt के लिए मिल गया। अभी जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था, अब x को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे सेकेंड इक्वेशन में, राइट हियर, एंड देन तुम्हारे पास बस वेरिएबल क्या रह जाएगा, y और t। फिर इसको इधर लाके फिर से लीनियर इक्वेशन बना के सॉल्व करना है। तो कुछ भी नया नहीं करना, अभी दोबारा से पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का काम है, जो कि मैं नहीं कर रही। तो y t का एक्सप्रेशन भी k1 x0 मैंने किया हुआ है सॉल्व, तो उससे ये आया है, हम क्रॉस चेक कर सकते हो। k2t। ओके, तो ये y t का एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब क्या, तो अब क्या करना है, हाँ, k1 वेयर दे हैव गिवन दैट k1 इज़ नॉट इक्वल्स टू k2, दिस इज़ ऑल्सो गिवन समवेयर इन द क्वेश्चन आई थिंक, या दिस इज़ गिवन राइट हियर। ओके, तो अभी समझ आ रहा है कि वो क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इस एक्सप्रेशन में डिनोमिनेटर में k1 माइनस k2 आ रहा है। अभी उसके बाद नेक्स्ट बोल रहा है कि हाँ, अभी टेक्स्ट में जो है उससे क्रॉस चेक कर सकते हो, वही करना था। उसके बाद नेक्स्ट है कि सोल्यूशन अबव इज इनवैलिड व्हेन k1 इज इक्वल्स टू k2, वाई इज़ दिस एंड व्हाट इज़ द सोल्यूशन इन दैट केस। तो अभी k1 k2 के इक्वल के लिए वैलिड नहीं है तो दिख रहा है, लेकिन उस केस में सोल्यूशन क्या है वो देखते हैं। तो अभी k1 k2 वैसे देखो, एक बार इक्वेशन से देखो वो क्या है। k1 k2 आर बेसिकली दीज कॉन्स्टेंट्स, लाइक जो मैं बोलती हूँ ना फ्लो रेट इन एंड ऑल, तो ये k1 k2 कॉन्स्टेंट्स हैं जो डिपेंड करता है कि जैसे अब यहाँ पर इन दिस स्टेज दिस इज़ k2 एंड दिस इज़ k1 इन सम सेंस, इफ़ यू ट्राई टू नॉट लिटरली, मतलब इसमें क्या हो रहा है, बस ये बोल रहा है कि मतलब ये कॉन्स्टेंट्स क्या बोल रहा है, ये यही तो बोल रहा है कि उस पर्सन ने जो GI ट्रैक में उसका कितना डिफ्यूज़ हुआ वो ड्रग जो उसने लिया था, ये सब बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि उसका बॉडी वेट कितना है बंदे का, और ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन कितना था, और कितना टाइम उसको डिफ्यूज़ होने में लगा। तो ये सारी चीज़ें जो रेट है वो बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है। तो इन्होंने बोला कि अगर वो GI ट्रैक और ब्लड स्ट्रीम में जो रेट्स हैं अगर वो सेम है तो आपका सोल्यूशन क्या होगा, ये पूछ रहे हैं हमसे। तो अब हमने बोल दिया कि अगर k ले लेते हैं इसको, वैसे वो सेम होना बहुत पॉसिबल नहीं है, मतलब प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी अभी सॉल्व करने बोल रहे हैं तो कर रहे हैं। तो पहला वाला जो सोल्यूशन है उस पर तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, वो तो वही रहेगा, xt इज इक्वल्स टू x0 e टू द माइनस k t हो जाएगा। अब नेक्स्ट सोल्यूशन जो था हमारा वो है y t, तो अब उसके लिए दोबारा से सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि उसके एक्सप्रेशन में ही प्रॉब्लम है। सो kx माइनस ky हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, dy ओवर dt इज इक्वल्स टू kx0 e टू द पावर माइनस kt। अब सारी जगह पे k है, बस इतना ही डिफरेंस है। तो फिर से सॉल्व करो इसको इधर ला के, जैसे ऊपर वाला सॉल्व किया था लीनियर इक्वेशन। तो अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर वगैरह निकालो, सॉल्व करो, दैट इज़ लाइक सो बोरिंग फॉर मी एट दिस पॉइंट, सो आई जस्ट डोंट वांट टू डू इट एंड आई नो यू कैन डू इट। सो इट्स जस्ट दैट इफ यू सॉल्व इट you'll get y t is equals to kx0 e to the power minus kt times t. This is what you will get if you have that k1 is equals to k2 is equals to k. और कुछ तो क्वेश्चन में पूछा नहीं था, या पार्ट बी तक यहाँ पर हो गया। अभी पार्ट सी क्या है, फॉर ओल्ड एंड सिक पीपल द क्लियरेंस कोएफिशिएंट दैट इज़ द रेट एट विच द ड्रग इज रिमूव फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम is often much lower than for the young people, healthy individuals. Maybe I think this part is about so how does the increase or decrease in K2 change the result in the model? तो अभी K2, अच्छा ये बोल रहे हैं कि K2 में चेंज करने पे क्या क्या होगा। सो बेसिकली दिस पार्ट इज़ अबाउट मैटलैब। तो मैटलैब में बहुत सारे डिफरेंट K2s के लिए प्लॉट्स बना के देखना है और देखना है कि क्या चेंजेस आते हैं।
That is all they are talking about and we are not going to discuss that part. तो ये वाला क्वेश्चन भी कोल्ड पिल्स का ही है, लेकिन जैसे मैंने वहाँ पे पॉइंट आउट किया था कि वो था सिंगल कोल्ड पिल के लिए, और यहाँ पर ये कोर्स ऑफ कोल्ड पिल्स का क्वेश्चन है। तो ये वाला मॉडल भी हमने वहाँ पे डेवलप किया है सेक्शन 3.7 में, पर अभी हाँ, तो यहाँ पर कोर्स ऑफ कोल्ड पिल्स चल रहा है, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें थोड़ा चेंज हो जाती हैं। पर बात ये है कि दिस क्वेश्चन इज़ नॉट रियली अबाउट कंस्ट्रक्टिंग द मॉडल। उसके लिए कोई और वीडियो देख सकते हो, पर और यू कैन इवन रीड इन द टेक्स्ट बुक, लाइक इट्स देयर इन द टेक्स्ट बुक। अगर बुक में पढ़ोगे तो रहेगा पूरा मॉडल, कैसे बनाया है ये मॉडल। अभी इस क्वेश्चन में बस ये डिफरेंशियल इक्वेशंस दे रखा है और इनको सॉल्व करना है, और ये दोनों लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं और सेम टाइप का प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशंस पहले सॉल्व कर चुके हैं, तो कोई पॉइंट नहीं है मेरा इस क्वेश्चन को एड्रेस करने का, बस बता दिया कि इसमें क्या करना है। तो वाई आई एम गोइंग थ्रू लाइक दिस नंबरिंग्स माइट नॉट मीन एनीथिंग राइट नाउ, जैसे कि अभी ये 2.13 एंड ये 2.14 है, पर उससे पहले वाला क्वेश्चन जैसे कि 2.11 था। तो अभी ऐसा इसलिए है, आई एम गोइंग ओवर ऑल द क्वेश्चंस दैट आई हैव डन इन माई नोट्स ड्यूरिंग माई टाइम। पर अभी ये दूसरा बुक का एडिशन है, सो उन्होंने कुछ क्वेश्चंस ऐड कर दिया या कुछ क्वेश्चन को रिमूव कर दिया, तो अभी वो सब कंसिडर करने के बाद ये नंबरिंग्स चेंज हो गया है। पर मेरे नोट्स के अकॉर्डिंग आई जस्ट वांटेड टू गिव द सॉल्यूशंस ऑफ ऑल द क्वेश्चंस दैट आई हैव सॉल्व्ड, सो आई एम जस्ट गोइंग इन ऑर्डर लाइक एवरी क्वेश्चन 7, 8, 9, 10, 11, सो दिस इज़ 11 फॉर माई नोट्स, बट या वट एवर दैट इज़, जो भी है। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस कैलकुलेशंस है और आंसर भी दिया हुआ है, तो वो भी बताने का कोई पॉइंट नहीं है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीबायोटिक्स। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि दिस इज़ द एंटीबायोटिक दैट दे आर टॉकिंग अबाउट, टेट्रासाइक्लिन एंड बोल रहे हैं कि फ्रॉम एक्ने टू एक्यूट इन्फेक्शंस के लिए होता है, और उन्होंने बोला कि कोर्स लिया जाएगा GI tract blood stream from which it is removed by the kidneys and extracted in the urine. ओके, तो अभी ये समझना है कि इसमें कितने कंपार्टमेंट्स हैं सबसे पहले। फिर उसके बाद बोल रहे हैं कि हाँ, तो सबसे पहले वर्ड इक्वेशन लिखना है, मॉडल बनाना है, सब कुछ करना है। तो यहाँ पर 3 चीज़ों की बात हो रही है, GI tract, ब्लड स्ट्रीम और यूरिन। तो अभी 3 कंपार्टमेंट्स बनाएंगे, और कंपार्टमेंटल मॉडल कुछ ऐसा दिखना चाहिए इसका, ऐसे this is my GI tract and then I have my blood, then I have my urinary tract, and this is from where the drug is coming, and I have 3 compartments, and like I'm taking each of the like at time t जो ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन और वट एवर यू वॉन्ट इन दैट कंपार्टमेंट, आई एम टेकिंग इट एज XT इन दिस वन GI tract एट टाइम t एंड YT एट दिस एंड ZT इन दिस। ओके, अब देखते हैं कि क्या करना है। उन्होंने बोला कि सबसे पहले तो वर्ड इक्वेशन बनाओ, फिर बोला कि यूजिंग द कंपार्टमेंट्स GI tract, ब्लड स्ट्रीम, हाँ, और यहाँ पर ये मेंशन भी कर दिया कि 3 कंपार्टमेंट्स बनाना है, अगर कन्फ्यूज़न हो रहा है तो। अभी उसके बाद बोला कि नोट दैट द urinary tract can be considered as absorbing compartment, that is the drug enters but is not removed from the urinary tract। सो अभी यहाँ से ये एरो मिटाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बोला है कि वो अब्जॉर्व कर लेता है। अभी उसके बाद बोला कि डिफरेंशियल इक्वेशंस बनाइए इस प्रोसेस को डिफाइन करने के लिए नेक्स्ट पार्ट में, एंड पैरामीटर्स एज रिक्वायर्ड, जो हमें चाहिए वो हम अज्यूम कर सकते हैं। तो फर्स्ट वाले के लिए अगर सबसे पहले तो वर्ड इक्वेशन बना 1 by 1 तीनों के लिए बनाएंगे। सबसे पहले GI tract के लिए, सो रेट ऑफ चेंज ऑफ ड्रग इन GI tract is equals to rate at which drug enters GI tract, and then subtract rate at which drug
leaves the GI tract. Okay, and then you have for the blood and for urinary tract. सो ब्लड के लिए सेम ही रहेगा, बस GI ट्रैक की जगह पे ब्लड लगाना है। बन गया वर्ड इक्वेशन फॉर ब्लड। एंड यूरिनरी ट्रैक में इतना ही डिफरेंस है कि लीव तो कर ही नहीं रहा है उसको, जो ड्रग है वो उसमें सारा कंजप्शन हो जाता है ड्रग का, तो बस इतना ही डिफरेंस है इसमें। अभी हाँ, अभी नेक्स्ट पार्ट क्या था कि हमें डिफरेंशियल इक्वेशंस बनाना है। तो अभी मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इसका वेरिएबल x लिया है, y लिया है और z लिया है। उन्हीं वेरिएबल्स को यूज़ करके फर्स्ट में डिफरेंशियल इक्वेशन dx/dt फॉर माई GI ट्रैक इज इक्वल्स टू -k1x। व्हाट इज़ k1? एक बात मैं इसका क्या मतलब है कि जब हमने GI ट्रैक में वो ड्रग चला गया उसके बाद कुछ और नहीं खाया है, ये बोल रहे हैं, ठीक है। तो इस मॉडल का अजम्पशन बस इतना ही है। जैसे जो हमने ड्रग लिया तो इनिशियली GI ट्रैक में x0 मान लेते हैं कि उस ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन था, फिर उसके बाद उसमें से बस जा ही रहा है क्योंकि सो दिस इज़ द रेट आउट ऑफ द ड्रग कॉन्सेंट्रेशन एंड दिस इज़ द अमाउंट ऑफ ड्रग एट एनी टाइम t इन द GI ट्रैक। तो अभी इनिशियली जो हमने पिल लिया था वो x0 था GI ट्रैक में, उसके बाद बस उसमें से कॉन्सेंट्रेशन जा ही रहा है। तो दिस कुड बी द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द GI ट्रैक। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है ब्लड स्ट्रीम के लिए। तो dy/dt इज इक्वल्स टू k1x। सो अभी जिस रेट से GI ट्रैक से बाहर आ रहा है उसी रेट से ब्लड स्ट्रीम में जा रहा होगा, तो k1 सेम रहेगा यहाँ पर। उसके बाद दूसरा कुछ रेट होगा k2 जिससे कि वो ब्लड स्ट्रीम से बाहर आ रहा है। और हाँ, y0 इज़ गोना बी 0 बिकॉज इनिशियली ब्लड स्ट्रीम में कोई भी ड्रग नहीं था। ऐसे ही सेम हम z के लिए बनाएंगे dz/dt। अब इसमें बस आने वाला रेट होगा k2y, क्योंकि उन्होंने खुद बोला क्वेश्चन में कि इससे बाहर कुछ जाता नहीं है, तो फ्लो रेट आउट तो 0 है और इनिशियली यहाँ पे भी कुछ नहीं था, तो z0 इज इक्वल्स टू 0 ऑल्सो। तो अभी हमने बना लिया डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब आगे देखते हैं क्या बोला है क्वेश्चन में। बोला है कि या फॉर द कांस्टेंट्स अप्रोप्रिएटली एसोसिएटेड विद द रेट्स एट विच दिस मेजर्ड इन मिलीग्राम डिफ्यूज्ड बाय। हाँ, तो उन्होंने बोला कि कुछ कांस्टेंट्स ले लो और उन्होंने उनका वैल्यू दिया। GI ट्रैक एंड ब्लड स्ट्रीम के लिए ये दिया वैल्यू उन कांस्टेंट्स का। एंड उन्होंने बोला अमाउंट ऑफ GI ट्रैक इज़ दिस मिलीग्राम, इनिशियल अमाउंट भी दे दिया। उन्होंने बोला कि देर इज़ नन इन द ब्लड स्ट्रीम एंड यूरिनरी ट्रैक। हाँ, सो जो मैंने बोला था यहाँ पर इन्होंने सारे कॉन्स्टेंट्स का वैल्यू दे दिया। सो दिस इज़ एक्चुअली k1, दिस इज़ एक्चुअली k2 एंड उन्होंने यहाँ पे बोला कि या दिस इज़ x0 इनिशियली जितना था वो है। तो अभी ये सारे दे दिए उन्होंने। हाँ, और फिर क्या बोला है कि मैटलैब को यूज़ करके सॉल्व करना है, वो सब तो हम नहीं करेंगे। उसके बाद लेट्स सी in the case of a single dose, establish the maximum level reached by the drug in the bloodstream and how long it takes to reach that level with the initial condition as given. हाँ, तो ये क्वेश्चन हम आंसर कर सकते हैं। जैसे कि उन्होंने बोला कि अगर हमने एक सिंगल डोज लिया था तो आप मैक्सिमम लेवल बता दीजिए जो ड्रग जो है वो ब्लड स्ट्रीम में रीच करेगा और उसके लिए कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो अभी सबसे पहले और ये सारे कॉन्स्टेंट्स ही रखे हैं। सबसे पहला काम तो हमारा है इन सारे डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना, जो कि अगेन मैं नहीं करूँगी एंड बिकॉज आई हैव डन ड्यूरिंग माई टाइम, तो अभी तुम्हें सॉल्व करना है। तो xt आएगा सॉल्व करने के बाद x0 minus k1t। दिस इज़ व्हाट यू विल गेट आफ्टर सॉल्विंग फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एंड देन तुम दूसरा वाला सॉल्व करो। तो I'm just going to write the answer. yt is equals to k1 x0 over k2 minus k1 e to the minus k1t minus e to the k minus k2t. This is what you will get after solving for yt, and I'm also going to write for zt. and तुम देख सकते हो कि ये जो इक्वेशंस हैं इनमें प्रीवियस वाला वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करते जाना जैसा हमेशा करते हैं।
एक्स टी का एक्सप्रेशन यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देना जब वो मिल गया तो, वाई टी का एक्सप्रेशन यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे जब वो मिल गया तो, ऐसे करके तीनों सॉल्व करेंगे। फिर जेड टी हमें मिलेगा माइनस के टू एक्स नॉट के टू माइनस के वन e to the power minus k1 t plus k1 x naught over k2 minus k1 e to the power minus k2 t plus x naught। सो अभी ये सारा सॉल्व करने के बाद तुम्हें इतना मिलेगा, और इनिशियल कंडीशंस भी दिया हुआ है तो वो सारा भी लगाना है। तो अभी यहाँ पर कोई भी इंटीग्रेशन कांस्टेंट्स नहीं दिख रहे हैं क्योंकि हमने सारा इनिशियल कंडीशंस लगा के सॉल्व किया है, और अगर तुम भी सॉल्व करोगे तो यही मिलेगा। उसके बाद उन्होंने बोला था कि जो वैल्यूज़ दिया है वो लगाना है। K1 इज़ गिवन 0.72 पर आवर, जो भी देखा था क्वेश्चन में। K2 इज़ गिवन 0.15 पर आवर, या दिस नॉट नेगेटिव, ओके। देन इनिशियल अमाउंट x नॉट इज़ 0.0001 मिलीग्राम्स। सो अभी ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सबसे पहले तो एक्स टी हमें पता चल गया, एक्स टी इज इक्वल्स टू 0.001 e to the power negative 0.72 t. This is what I got as xt. And then if I substitute it in the expression of yt, तो मिलेगा हमें 0.72 times 0.0001 divided by 0.15 e to the negative 0.72 t minus e to the negative, what was k, the expression, yeah, k2 is here and k2 is 15 t. Then after solving this you will get yt is equals to 0.000126 e to the negative 0.15 t minus e to the negative 0.72 t. सिमिलरली अगर जेड टी में सारा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एक्सप्रेशन मिलेगा 0.00026 e to the power negative 0.72 t minus 0.00126 e to the power negative 0.15 t plus 0.0001। अभी ये सारा कैलकुलेशंस, दिस वीडियो इज़ एनीवे गोइंग वेरी लॉन्ग, तो ये सब मैं नहीं कर सकती यहाँ पर। But if you still want to cross check your calculation and you are not able to get these answers or anything like that, then you can just comment below and I'll just try to see how can I provide these calculations to you, क्योंकि मैंने कर रखा है पर I just don't want to do it again, so just let me know if you're not getting the answers। तो अभी हाँ ये क्वेश्चन देखते हैं अभी क्या बाकी है इसमें। हाँ पार्ट डी है जो कि पूरा मैपल मैटलैब पे है। हाँ अभी क्या करना था, हाँ जेड टी और इन सब का एक्सप्रेशंस तो मिल गया। उन्होंने बोला था कि मैक्सिमम लेवल रीच बाय द ड्रग इन द ब्लड स्ट्रीम और उसमें कितना टाइम लगेगा। तो अभी ब्लड स्ट्रीम के लिए तो हमारा यहाँ पर है वाई टी, मैक्सिमम लेवल के लिए टाइम पूछा है, तो मैक्सिमम लेवल कितना है उसके लिए शायद हमें मैपल से कुछ करके निकालना है, क्योंकि वो तो नहीं दिया हमें कहीं भी क्वेश्चन में। अगर हमें दिया होता कि मैक्सिमम लेवल कितना है तो हम क्या करते, जैसे कि हम हर क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, हम वाई टी की जगह पर वो मैक्सिमम लेवल रखते और यहाँ से टी के लिए सॉल्व कर लेते। सो आई थिंक दैट इज़ दिस इज़ हाउ फार वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसके आगे नहीं कर सकते क्योंकि वो मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्कोहल कंजम्पशन। अब इस क्वेश्चन में ये भी एक मॉडल है जो हमने टेक्स्ट में डेवलप किया था, डिल डिजी और डेड 2.8 में। अभी उसको जाके पढ़ना पड़ेगा पहले टेक्स्ट बुक से, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन समझ आएगा। तो इफ़ यू कैन इफ़ यू नीड एनी हेल्प फ्रॉम मी एंड यू कैन नॉट फाइंड इट, then maybe I'll try to share some notes or something like that with you, but if you read it in the textbook I think you will be able to understand। तो अभी उस मॉडल में क्या किया है, हमने कुछ एक्सप्रेशंस डेवलप किए थे तो उनको यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो अभी हाँ बोल कह रहे हैं कि ड्रिंकिंग ऑन एन एम्प्टी स्टमक है इस मॉडल में, और बोल रहे हैं कि सबसे पहले तो हमें मैपल मैटलैब का पार्ट छोड़ देते हैं,
तो हमें बोल रहे हैं कि द इफेक्ट ऑफ एल्कोहल ऑन अ वुमन ऑफ 55 kilograms ओवर अ पीरियड टाइम। तो अभी अगर हम एम्प्टी स्टमक ड्रिंक का मॉडल देखें तो वहाँ पर हमने ड्रिंकिंग ऑन एन एम्प्टी स्टमक, वहाँ पे हमने देखा था CS, दैट इज़ concentration that they are asking, concentration in the bloodstream at any time t is actually given by this formula. So amount of alcohol in single drink in grams divided by total body fluid of female of 55 kilograms. So this is the formula for the blood alcohol level after a single drink. So अभी सिंगल ड्रिंक लेने के बाद क्या होगा कि सिंगल ड्रिंक में जितना ग्राम ऑफ अल्कोहल है इन ग्राम्स में और उसका बॉडी फ्लूइड कितना है। सो अभी मैं यहाँ ये सारा वैल्यूज़ उस मॉडल में ऑलरेडी गिवन है कि सिंगल ड्रिंक में 14 ग्राम्स है अल्कोहल। एंड हाउ डू वी कैलकुलेट द बॉडी फ्लूइड ऑफ अ वुमन, तो उसके लिए 0.67 से मल्टीप्लाई करते हैं उनके बॉडी वेट को। So 0.67 times 55. This constant and all of this is actually given in that model. You can look at section 2.8. And then this is going to give me 36.85, and I really want to have grams per. This value is actually calculated grams per 1000 milliliter. So the unit of this blood alcohol level is this by single drink. After single drink, this much grams per 1000 milliliters. And if you want to calculate in 100 milliliters, then it's going to be, you just have to multiply by 10. So you can do it that 36.5 grams per 100 ml. That's nothing new. You can just change the unit whatever you want. It just looks better to get in per 100 milligrams. You can just keep it like 1000 as well. That does not really matter. So 0.0379 blood alcohol level. That's what we got for the woman. And then they are talking about a man who is of the same weight. So we will calculate for him as well. CS 14 grams in one single drink, and the constant for body fluid of a man is different. Again, you can look back in the text, and then after solving you will get 0.0310 blood alcohol level. So you can see that the blood alcohol level of a man is slightly lower than that of a woman, even when they are of same weight. So the next part actually asks that they have the legal limit of 0.05 blood alcohol level, Australian limit, and they want to know how many drinks they can consume each hour to remain below the limit. So let's say they are consuming n drinks to remain below the limit. So what they want is, for the woman, it's going to be 0.05 divided by the blood alcohol level of the woman, which is 0.397, and which is roughly equals to 1.31. And similarly, I can calculate for the man. The limit is 0.05, and I can write the blood alcohol level of a man by one drink. So we are counting the number of drinks. For by one drink, it is this much. The limit is this much. So we will just divide them to get the number of drinks. Again, you will get 1.61. So from here we can actually see to remain strictly under the legal limit,
they can only consume one drink. So yeah, they बस एक ही ड्रिंक पी सकते हैं वो, अगर उन्हें लीगल लिमिट से बिलो रहना है तो. Now they are saying repeat A to C for the drinking together with the meal. So अभी drinking together with the meal के लिए बस ये चेंज होगा, ये वाले जो फार्मूलाज हैं CS के, ये वाले फार्मूलाज चेंज हो जाएंगे वहाँ पे. ड्रिंकिंग टुगेदर विद अ मील के लिए जो फार्मूला ये फाइंड आउट किया है उसको सब्स्टिट्यूट करना है एंड यू कैन गेट द आंसर्स. अगेन व्हाई आई एम डूइंग ऑल दीज क्वेश्चंस, because you might be thinking that I have not completely solved it, but still I'm talking about it क्योंकि I'm doing all the questions that I have in my notes and I'm going in an order. So this is question 13 according to my notes. And which text, the version of the textbook that I used, वहाँ पे 14 questions ही था. The last question as per my version of the textbook is what I'm going to do now. तो अभी next question is alcohol consumption. लीवर वगैरह जो काम करता है वो उसको बाहर निकालने के लिए जो प्रोसेस होता है उसकी बात चल रही है यहाँ पे. तो अब इसमें क्या है कि बोल रहे हैं कि हाँ, सो सबसे बोल रहे हैं अनयूजुअल दैट इट इज़ रिमूव फ्रॉम द ब्रेस्ट स्ट्रीम एट अ कॉन्स्टेंट रेट. हाँ, तो बोल रहे हैं कि एक अनयूजुअल बात अल्कोहल के बारे में ये है कि जो लीवर से रिमूव होने का रेट होता है उसका, मतलब ब्रेस्ट स्ट्रीम से जो रिमूव होने का रेट होता है जो कि लीवर करता है वो कांस्टेंट होता है और ये इंडिपेंडेंट होता है द अमाउंट ऑफ अल्कोहल इन द ब्लड स्ट्रीम. तो वो एक कांस्टेंट रेट से ही रिमूव करेगा, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि लीवर में कितना अल्कोहल, लाइक ब्लड स्ट्रीम में कितना अल्कोहल ऑलरेडी है. तो अभी बोल रहे हैं कि दिस कैन बी मॉडल्ड बाय माइकल मेंटन टाइप फंक्शन, या विच इज़ दिस फंक्शन. एंड देन दे आर सेइंग अगर YT इज़ द अमाउंट ऑफ ब्लड अल्कोहल लेवल इन द ब्लड स्ट्रीम एट टाइम T, K3 इज़ अ पॉजिटिव कांस्टेंट, M इज़ स्मॉल पॉजिटिव कांस्टेंट, then they are asking some things. तो अभी क्या बोल रहे हैं कि y is large compared with m, then show that y dash is approximately equals to K3. Solve for y in this case. Okay, so बोल रहे हैं if y is large compared to m, then what will happen? So first of all let us write this Michael-Mentel type function, which is this K3y y plus m, and then you know what are all symbols mean. So K3 is amount of blood alcohol level of alcohol in the bloodstream, and K3 is a positive constant, A is a small positive constant, and then you have first part which is saying if y is very large compared to m, then y then one thing that you can observe is this: y plus m is gonna be approximately equals to y. If y is very large, then I can actually replace this in the equation and get that K3y over y, and this will cancel. So what I'm getting in this case, y is equals to negative K3t, not really parenthesis here, और फिर यहाँ पर a आ जाएगा. और फिर तो इस केस में हमें y का फॉर्मूला ये मिल गया एट एनी टाइम t, एंड y क्या था हमारा अमाउंट ऑफ ब्लड अल्कोहल लेवल इन द ब्लड स्ट्रीम, एंड देन सॉल्व फॉर y इन दिस केस, दैट इज़ व्हाट दे वर आस्किंग इन द पार्ट ए. तो ये तो ख़त्म हो गया. अभी दूसरे पार्ट में क्या बोल रहे हैं कि अगर y डिक्रीजेस एंड बिकम स्मॉल कंपेयर्ड विद m, तो अभी y जो है वो डिक्रीज़ करता है, छोटा बन जाता है y m के कंपैरिजन में, तो फिर y डैश ये होगा. अब बोला कि y के लिए सॉल्व करिए, तो अभी इन दैट केस उल्टा हो जाएगा. अभी y डिक्रीज़ करके छोटा हो रहा है तो y प्लस m अप्रॉक्सीमेटली m के इक्वल होगा. तो अभी dy ओवर dx क्या हो जाएगा हमारा, डिड आई राइट x, या यहाँ पर t रहेगा. ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव K3y ओवर m. अभी अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो dy ओवर y माइनस K3m dt, सेपरेशन से ln mod y negative K3t divided by m plus my integration constant, let's say a, and then I have y is equals to negative K3 over m. This is like this, t plus a.
e to the, and I can use another constant for e to the p, that is gonna be p. Let's say this. Then this is my answer. Provide t in this case. That is what they were asking in the second part. And then third part is asking, now sketch the solution function this, assuming initially y is greater than m. Indicate clearly how the graph is small amount compared to this, blah blah blah. So अभी देखो लिमिट्स लेके जब वो बोल रहे हैं दैट यू कैन रियली डू बाय जस्ट टेकिंग द लिमिट्स, वो तो सबको आता है. अभी उसके बाद उन्होंने बोला कि ग्राफ बनाओ, तो वो तो मैं नहीं करने वाली, टेस्मोस में बना सकते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर से जो ग्राफ बना के देख सकते हो. पार्ट डी देखते हैं. पार्ट डी बोल रहा है व्हेन एंड व्हाई वुड दिस फंक्शन बी मोर सुटेबल देन सिंपली y dash is equals to negative k3 to model the removal rate. अब बोल रहे हैं कि ऐसा कब होगा कि ये मॉडल ज़्यादा सुटेबल है अगर हम इन कंपैरिजन टू कि हम सीधा k3 ले लेते हैं. देखो अभी हमने इस फर्स्ट सेंटेंस में क्या बोला था कि ब्लड स्ट्रीम से कांस्टेंट रेट में रिमूव होता है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि ब्लड स्ट्रीम में ऑलरेडी कितना एल्कोहल था. तो बोल रहे हैं कि क्या क्या ज़रूरत है हमें ये फंक्शन लेने का, मिचेल-मेंटन टाइप फंक्शन. ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि हम सिर्फ नेगेटिव k3 ही ले लें. तो अब देखो उसका रीज़न देखना है इस क्वेश्चन में कि ऐसा क्यों ज़रूरी है पार्ट डी में. तो अगर हम y डैश इज इक्वल्स टू नेगेटिव k3 ले लेते हैं, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं जस्ट लाइक वी ऑलवेज डू. सो यू गेट y इज इक्वल्स टू नेगेटिव k3p. ओके, एंड देन इफ़ यू ट्राई टू डू इज देन, तो अभी डिफरेंस ये है कि अभी अगर हम ये वाला फंक्शन लेके सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे जो ब्लड एल्कोहल लेवल है वो कांस्टेंट रेट से डिक्रीज़ कर रहा है, ठीक है. और जब हम माइकल-मेंटन टाइप फंक्शन लिया था तो हमने ऑब्जर्व किया कि जब y बहुत बड़ा है, मतलब जब when y इज़ वेरी लार्ज कंपेयर टू m क्या है, m इज़ जस्ट अ स्मॉल पॉजिटिव कांस्टेंट, ठीक है. तो अभी क्या बोल रहे हैं कि जब y बहुत बड़ा था इन कंपैरिजन टू m, तो हमारा जो ब्लड एल्कोहल लेवल है वो कांस्टेंट रेट से जा रहा था नीचे. फिर हमने रियलाइज़ किया अगर y डिक्रीज़ होता रहता है, मतलब ब्लड एल्कोहल लेवल डिक्रीज़ होते रहता है और फिर वो स्मॉल कांस्टेंट पॉजिटिव कांस्टेंट m के पास पहुंच जाता है, तो उस केस में जब हमने सॉल्व किया, जब इस लेवल पे पहुंच गया और हमने सॉल्व किया तो हमें मिला कि फिर वो एक्सपोनेंशियल रेट से डिके कर रहा है, यहाँ पे कुछ एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहा है. तो हमने रियलाइज़ क्या किया कि अगर हम माइकल-मेंटन टाइप फंक्शन लेते हैं तो वो कहता है कि मतलब जब इनिशियली आपका ब्लड एल्कोहल लेवल एक कांस्टेंट लेवल से ही कम होगा तो वो तो ठीक है, बट जब वो एक बहुत ही कम स्मॉल पॉजिटिव कांस्टेंट लेवल पे पहुंच जाएगा, मतलब बहुत ही कम है जब ब्लड एल्कोहल लेवल, तो उसके बाद वो एक्सपोनेंशियली कम होगा. सो दैट इज़ वाई दिस मॉडल सीम्स मोर रियलिस्टिक दैन द जस्ट टेकिंग अ कांस्टेंट रेट. तो इसलिए वो बेटर है फंक्शन लेना. सो इन फोर्थ पार्ट दे वर आस्किंग कि क्यों बेटर है वो फंक्शन लेना, so that you can answer like this. So I think I have covered all the questions in chapter 1 according to my chapter 2, I'm sorry, according to my notes. I'm just gonna stop this video here and yeah, बस इतना ही था. तो अभी बाकी के questions similarly आप try कर सकते हैं next chapters में भी. So the only advice I have is कि ये questions देखने में बहुत बड़े लगते हैं पर वो hard नहीं है. If you understand the model and if you just read the question, एक बार पढ़ने के बाद ही पता लग जाएगा, सब में लगभग सिमिलर चीज़ें ही करनी होती हैं. सो दैट इज़ इट फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.